नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार डीडी न्यूज बहुत अहम विषयों पर डीडी कॉन्क्लेव की एक सीरीज कर रहा है, एक श्रृंखला कर रहा है, और उसी श्रृंखला का हिस्सा आज का ये डीडी कॉन्क्लेव भी है। और आज का ये जो डीडी कॉन्क्लेव है वो समर्पित है, वो जो मुद्दा है, आज का हमारा मुद्दा है, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, या यूं कहें कि बदलता जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो देश का हर आदमी किसी न किसी रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। अगर आप धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो फिर शंकराचार्य का मंदिर, या फिर हजरत बल श्राइन जो कश्मीर में है, या फिर हम लद्दाख में जो गोमपाज हैं उनकी बात करें तो वहां जाना कौन नहीं चाहता। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो 60, 70 और 80 की दशक में हर फिल्म में कश्मीर का कोई ना कोई हिस्सा जरूर शूट किया जाता था, और आज एक बार फिर से वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर जो है फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। अगर आप घूमने में, सैर सपाटे में, पर्यटन में यकीन रखते हैं, आपका दिल करता है कि देश के अलग अलग हिस्सों को देखें, तो फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाए बिना आप रह नहीं सकते। और अगर आप राजनीति में या फिर देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों में आपकी दिलचस्पी है तो भी जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप बात करना जरूर चाहेंगे। और आज भी हम इस डीडी कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर पर खास तौर से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे बात करेंगे। देश के इस अहम हिस्से में बीते 2 सालों में काफ़ी बदलाव आया, और ये बदलाव तब आए जब हमने ये देखा कि वहाँ से आज से ठीक कह सकते हैं कि 2 साल 2 महीने पहले वहाँ पर 370 और 35 जैसी धाराएं हटाई गई। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको मान्यता दी गई, और लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसके बाद वहाँ पर जो बदलाव आए, जो हम लगातार देख रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल तक वहाँ पर डेमोक्रेसी पहुँची है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अब बदलाव के संकेत दे रही हैं। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ बहुत बहुत खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आइए मैं सबसे एक एक करके पहले आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान जुड़े हैं वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, और कई अहम विभाग जो हैं, चाहे वो डीओपीटी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, ऐसे कई अहम विभाग जो है उनका स्वतंत्र प्रभार है। उधमपुर से सांसद हैं, 2 बार से लगातार उधमपुर से जीत रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब सांसद नहीं थे उससे पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रवक्ता भी थे, इसलिए वहाँ की राजनीति को, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको बहुत खास तरीके से देखते भी हैं, और उन तमाम मुद्दों पर उनकी खास पकड़ भी है, रुचि भी है, और लगातार वहाँ पर निगाह रखते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं। चंद्रमोहन गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां। चंद्रमोहन गुप्ता जी मेयर हैं जम्मू के, जी हाँ, जम्मू के मेयर हैं, और जम्मू में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू में, जम्मू क्षेत्र में, उसको लेकर लगातार जो है वो काम करते रहते हैं। और हमारे साथ एक और श्रीनगर के मेयर हैं जुनैद अजीम मट्टू साहब, वहाँ के बहुत युवा नेता हैं, युवा मेयर हैं, और लगातार आप अगर देखेंगे उनके ट्विटर हैंडल पे भी जाकर देखेंगे तो दिन रात जो है कभी युवाओं के बीच होते हैं, कभी वहाँ जो सड़कें बन रही हैं उसके ऊपर लगातार निगरानी रखते हैं। तो ऐसे युवा नेतृत्व जो है वो श्रीनगर के, कश्मीर के श्रीनगर के मेयर हैं, आज हमारे बीच हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ जेटी नामग्याल जी, जो कि युवा सांसद हैं लद्दाख के, और लद्दाख के युवा सांसद हैं। उनकी जो आवाज़ है वो दिल्ली तक में सुनाई देती है। दिल्ली में संसद में जो उन्होंने भाषण दिया था उसको लोग भूले नहीं होंगे। और हमारे साथ जो एलजी लद्दाख के श्री राधा कृष्ण माथुर जी, वो भी इस चर्चा में अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। मैं शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कर रहा हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका हमारे इस डीडी कॉन्क्लेव में। सर, 2 साल 2 महीने हो गए, 370 और 35 जैसी जो धाराएं वो हटाई गई, क्या बदलाव आया? क्योंकि उस पर अभी भी बहुत लोग डिबेट करते हैं। विपक्ष तो कहता है कि जो कुछ बदला ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं हम वापस ले आएंगे जब सत्ता में आएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? नहीं, मुझे लगता है अशोक जी, जो ये कहते हैं कि कोई बदलाव आया नहीं, या जो विपक्ष में है, खैर उनका तो कहना समझ में आता है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है वो इस बात का एहसास कर सकते हैं। और ये बात अगर करने लगो तो इतनी विस्तृत इसकी चर्चा हो सकती है कि सारा दिन लग जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में आपसे ये कहूँ कि इसको मोटे तौर पर आप 3-4 श्रेणियों में देखिए। संवैधानिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, विकास के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। अब संवैधानिक के स्तर पर
जैसे आपने उल्लेख किया 370 और 35A का, चलिए उसको लेकर के कुछ राजनीति हो सकती है, और जैसे कुछ कुछ विरोधी दल अपने अपने राजनीतिक मैनिफेस्टो के अंतर्गत ये भी कहते हैं कि हम इसे वापस लाएंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन बहुत से ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए गए, हालांकि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, जो मानवीय कानून थे। उदाहरण के तौर पर चाइल्ड मैरिज एक्ट, जैसे बाल विवाह कानून है, मैं संविधानिक जो एनॉमली थी, इट वाज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो मिसकैरेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स जी, मोटे तौर पर। तो मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई ऐसा देश है जहां पर बाल विवाह कानून के लागू होने पर किसी को आपत्ति हो गई। यहाँ नहीं लगाया गया। डाउरी एक्ट, ये तो समाज सुधार के कानून थे, ये नहीं लगाए गए। इसी प्रकार राइट टू एजुकेशन, ये अब लगा। प्रशासन की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो सारे देश में 1988 का है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, विच वॉज अमेंडेड 30 ईयर्स लेटर बाय द प्रेसिडेंट, इसी सरकार ने किया, हमारे विभाग ने, डीओपीटी ने 2018 में। उसको लागू नहीं किया गया था, उनका एक अपना आधा अधूरा एंटी ग्राफ्ट कानून था। कहने का तात्पर्य ये, और अब लगभग 170 केंद्रीय कानून लग चुके हैं और धीरे धीरे उनकी नोटिफिकेशंस निकल रही हैं। तो एक ये बात हुई। सामाजिक स्तर पर जो अन्याय हो रहा था, उदाहरण के तौर पर मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख उदाहरण है पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का। हमारे जम्मू के उप महापौर बैठे हैं, महापौर, और वहाँ काफ़ी संख्या में वो श्रेणी के लोग बसते भी हैं। 70 वर्ष के बाद आपको देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती, हालांकि इससे कम वर्षों में किसी विदेश में जाकर के आप बस जाए तो वहाँ नागरिकता मिल जाती है। और ये उस श्रेणी के लोग हैं कि इसी वर्ग से 2 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने, श्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और एक उनमें से उप प्रधानमंत्री श्री LK अडवाणी। बिल्कुल। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि परमात्मा का कर्म था कि वो वहाँ जाकर के नहीं बसे जम्मू, नहीं तो इतनी बड़ी अवसर से जो विधाता ने उनके लिए रखा था उससे वो वंचित रह जाते। इसी प्रकार महिलाओं को लेकर के उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, तो बार बार कई बार जिक्र आया है 35A के संदर्भ में, 35A के संदर्भ में कि बेटियों को उनके जो अधिकार से उनसे वंचित किया गया था। तो ये संवैधानिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। प्रशासनिक स्तर पर जो पैसा, उदाहरण के तौर पर एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, जो राशि यहाँ से जाती थी स्थानीय इकाइयों के लिए या निर्वाचित इकाइयों के लिए, पूरे देश में एक व्यवस्था है कि सीधी की सीधी वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास पहुंच जाती है, कॉर्पोरेटर के पास, काउंसलर के पास या पंचों सरपंचों के पास। और उनको ये भी अधिकार रहता है तय करने का कि किस प्रकार का लेवी टैक्स हो, कहाँ लगाना है, कितना उसका लाभ लेना है। लेकिन यहाँ जाती थी मंत्रालय में और फिर वहाँ से वो अपना वितरण करते थे, क्योंकि 73 और 74 संशोधन नहीं लगाया था पहली बार। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है, इसका परिचय जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक। जो 3 टियर डेमोक्रेसी, क्यों देश भर में जिला परिषदें थी लेकिन वहाँ नहीं थी, वहाँ तो पिछले वर्ष गठित हुई हैं। और विडंबना ये कि वो लोग जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत से विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं होता, जो लोग ऑटोनॉमी की दुहाई देते थे उन्होंने ही 3 टायर डेमोक्रेसी नहीं लगने दी। अब कोई भी, यदि आप किसी भी राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी से पूछेंगे तो ऑटोनॉमी का जन्म धरती से होता है। तो जब धरती के प्रतिनिधि को ऑटोनॉमी नहीं है तो ऑटोनॉमी किसके लिए मांगी जा रही थी, या सेल्फ रूल किसके लिए मांगा जा रहा था? इसका मतलब रूल ऑफ द सेल्फ, ऑटोनॉमी ऑफ द सेल्फ, ना कि प्रतिनिधि की जिसकी होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि 370 और 35A की आड़ को लेकर के अपने स्वार्थ को और अपने एजेंडा को बनाए रखने के लिए, इनफैक्ट, और उसके बाद जब सुरक्षा स्थिति है, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 25-30 वर्ष में एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बहुत से लोग ये चाहते ही नहीं थे कि आतंक का खात्मा हो। मैं आतंकवाद के मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन और साथ ही साथ जो बात आपने आरंभिक समय अपने रिमार्क्स में कही, सुरक्षा की बात तो बाद में कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक सामाजिक स्तर का और न्याय के स्तर का संबंध है, हमने बहुत सारे ऐसे वर्गों को वंचित रखा उन अधिकारों से जिन अधिकारों को लेकर के ह्यूमन राइट लॉबीज
विश्व भर में शोर शराबा करती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के खामोश थे। वाल्मीकि समाज था, उनके पास वहाँ वोटिंग राइट नहीं था। समाज की ये स्थिति थी कि बच्चा यदि पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करे तो फिर भी उसको सफाई कर्मचारी का ही काम करना मिलेगा। अब ये तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि राजवाड़े जब थे कि जब जिस तरह का डिक्टेटरशिप रही होंगी या दूसरे प्रकार के हुकूमतें रही होंगी जो गैर प्रजातांत्रिक थी, वहाँ पर भी इस प्रकार का निज़ाम या व्यवस्था नहीं देखी गई। तो ये कुछ एक लोगों ने अपनी प्रभु सत्ता बनाए रखने के लिए एक झांसा पैदा किया था। लेकिन संतोषजनक बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर भर में किसी भी संभाग में चले जाइए, और विकास की बात उस बात से खत्म हुआ, संतुलित विकास पहली बार मिला है। संतुलित विकास की आप बात मैं दावे से कह सकता हूं कि केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो राशि गई है उसका आवंटन बराबर बराबर हुआ, जो प्रोजेक्ट्स गए बराबर बराबर हुआ। ये लोग जो अभी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ लेकिन जम्मू से भी इस प्रकार की आवाज़ें आती हैं जो पुराने माइंडसेट के वो बंदिश में है, उसके शिकार है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो एक समय में जम्मू और श्रीनगर, क्योंकि हमारे पास दोनों मेयर बैठे, किन्हीं परिस्थितियों के कारण जम्मू में उनकी गति आगे रही, श्रीनगर में कम रही। जैसे अब रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, हमारे मेयर बैठे हैं जुनेद साहब, अभी उसका शिलान्यास हुआ है, उसके काम का प्रारंभ, जबकि जम्मू में पहला फेज काम करना शुरू हो गया। एम्स के 2 बैचेस जम्मू में हो गए, श्रीनगर में भी शुरू होना बाकी है कश्मीर में। इसी प्रकार का बायोटेक पार्क तकरीबन तैयार है कठुआ में, कुपवाड़ा में भी, क्योंकि वहाँ परिस्थिति ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा था, लेकिन जो पिछली कुताहियाँ हैं, जो पिछला असंतुलन था, वो असंतुलन विकास में तो हो ही रहा था, लेकिन वो मानसिकता में घर कर गया था। उसको दूर करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि दोनों मेयर हमारे साथ हैं, और क्योंकि जब ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हो रही है और साथ साथ एक संतुलित विकास शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर रहता था, लद्दाख में एक अलग तरह की भावनाएं थी। लेकिन उन मुद्दों पर आने से पहले मैं मट्टू साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, जब ये हटाया गया था तो बड़ी सारी लोगों की 370 को लेकर जब पार्लियामेंट में जब ये सब प्रस्ताव आए तो एक अलग अलग तरह का वहाँ माहौल था, लोगों के बीच बड़ी आशंका थी कि क्या होगा क्या होगा। और हम लोग तो वहाँ रिपोर्टिंग करने गए, तब भी लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा। राजनीतिक लोग अपनी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि इससे हटने से हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। आज इतने साल, 2 साल के बाद आप कैसे एसेस करते हैं लोगों की ज़िंदगी में, आम कश्मीरी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सियासी सोच या आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग 370 या 35A पे मुख्तलिफ हो सकती है। काफ़ी जमातों की, मेरी जमात की मुख्तलिफ है, किसी और जमात की मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने बार बार ये हमेशा कहा है, बहुत छोटी सी बात है कि एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड रिपील ऑफ 35A, क्या ये रिजल्ट करेगा इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन? इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ टू बी प्रूवन ओवर टाइम। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि 370 और 35A के रहने से लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी थी, वो सेफ गार्ड्स थे, प्रोटेक्शंस थे। वो आर्ग्यूमेंट भी इट इज़ नॉट टू बी प्रूवन बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप देखें, मैं आपको 3rd टायर ऑफ डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, 2018-19 में ये चुनाव हुआ अर्बन लोकल बॉडीज़ का, पंचायत्स का, अब फिर उसके बाद BDCs का भी हुआ और फिर ज़िला परिषद का भी हुआ। 10 साल तक श्रीनगर और जम्मू में अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं थी, और इसका रीज़न ना ही 35A का हटना था, ना 370 का था। इसका जो कुल जमा के रीज़न था, मैंने ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम में वक्त गुजारा है, मैंने देखा है, इसका मकसद ये था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो डाइल्यूट ना हो, जिसको हम अपने जहन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर समझते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम था वो उसको डाइल्यूशन ऑफ पावर समझते थे। उनको लगता था अपने हाथ में चीज़, एक मोनोपोली जो है, आप देखिए विधायक होता है, और विधायक के पास जब एक ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नीचे ना हो तो एक मोनोपोली होती है। मैं आपको श्रीनगर की बात फिर से इन माई हम्बल कैपेसिटी एज द मेयर ऑफ श्रीनगर बता दूं कि वी हैव ओवर द ईयर सीन बाइकॉट पॉलिटिक्स, और वो इंजीनियर्ड बाइकॉट होता है। सेपरेटिस्ट भी उस बाइकॉट को एनकरेज करते थे, और एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, हमारे जो श्रीनगर के MLA 8 होते थे, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन बाइकॉट देन द सेपरेटिस्ट्स। क्योंकि जब आपका 2-3% में एक आइसोलेटेड, एक रिसाइकलिंग ऑफ मीडियोकर लीडरशिप हो, तो फिर आपकी डिलीवरी की जो कंपल्शंस है वो भी कम हो जाती हैं।
आपका डिस्कनेक्ट आप फिर अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे कानूनों की बात की विच हैव नथिंग टू डू विथ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट दें। 74th अमेंडमेंट की बात मैं करूं, 74th अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज़ इफेक्टिवली क्या बन गई हैं? अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स बन गई हैं। एक शहर की हुकूमत, एक टाउन कमेटी, एक टाउन की हुकूमत या ज़िला परिषद के जो इख्तियारात हैं, तो इनसे क्यों वंचित रखा गया था? वाई वर वी केप्ट फार अवे फ्रॉम एम्पावरमेंट? ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नरेटिव में हमेशा थी। इफ़ यू सीक ऑटोनॉमी, इफ़ यू सीक सेल्फ रूल, आप ये इसलिए चाहते हैं कि आप परपोर्टेडली बोलना चाहते हैं कि लोग एम्पावर हों, तो फिर आपने 10 साल ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को शन क्यों किया? आप सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे थे, ये चुनाव क्यों नहीं हुए? जम्मू और श्रीनगर में जब मुझे लगता है हम मेयर बने और यूएलबीज़ फिर से कॉन्स्टिट्यूट हुई, मुझे लगता है 10 साल के बाद हुई। और 10 साल की उस गैप से आप ये समझिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट हमने लूज़ की होंगी, कितनी फंडिंग हमने लूज़ की होंगी, कितनी अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्विटेबल डेवलपमेंट अपने शहरों में हमने लूज़ की होगी। तो आपका, मैं फिर से वापस आपके बुनियादी सवाल पे आऊँगा जो आपने 370 और 35A की बात की। एज अ यंग रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज अ यंग प्राउड इंडियन, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, वो इन्फॉर्म्ड है और वो अपने सारे डिसीजंस बेस्ड ऑन सर्टन लॉजिकल कंक्लूजन्स लेती है कि क्या उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। मैं इस कश्मीर के सब लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, और आइडिया ऑफ इंडिया इतना एम्पावरिंग आइडिया है, इतना प्रोग्रेसिव आइडिया है, तो आपको हक आइडिया ऑफ इंडिया देता है मुख्तलिफ राय रखने का। लेकिन मुझे लगता है जो युवा पीढ़ी है जम्मू और कश्मीर की, वो बहुत एक्यूटली, बहुत इंसाइसिवली देख रही है डेवलपमेंट्स को, कि एक नरेटिव है कि उनकी ज़िंदगी बदलेगी, उनके रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और मयसर होंगे, उनकी लाइफ प्रोग्रेसिव बनेगी, एम्पावर्ड लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ये बड़ा लॉजिकली, ऑब्जेक्टिवली, इट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ टू बी प्रूवन बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ एब्रोगेशन। मुझे लगता है सियासत को भी अगर आप एक परे रखें, मेरी जो एक्सपीरियंसेस श्रीनगर में रही हैं जब से कॉरपोरेशन बनी है, जब से मैं मेयर बना हूँ, मुझे लगता है श्रीनगर, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जितना श्रीनगर को बेसिक गवर्नेंस से पिछले 40-50 साल ने दूर रखा गया होगा, मतलब इट्स हार्ट ब्रेकिंग। शहर में, श्रीनगर में कोई इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक गवर्नर 50 साल से नहीं हुई। लेकिन आप श्रीनगर शहर की श्रीनगर शहर की मैं कभी डॉक्टर साहब ट्विटर पे इनका मैं बड़ा नोटिस करता हूँ, इनका फोकस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत रहता है अपनी कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि उसकी टोपोग्राफी वहाँ है। मैं चंद्रमोहन जी को अभी बता रहा था कि श्रीनगर शहर में जब इस साल 74th अमेंडमेंट के जरिए सड़कों का एक्शन प्लान हमारे पास आया, तो मेरे पास वही एक्शन प्लान आया जो पिछले 40 साल से रिसाइकल होता था। तो हर साल या गुपकार पे तेल पड़ता था, या निशात में पड़ता था, या एयरपोर्ट रोड पे पड़ता था। तो मैंने कहा 70 साल यहाँ तेल पड़ गया, ये सारा आज कैंसिल करते हैं। आज पहले सड़क वहाँ बनेगी जहाँ 70 साल जिस गरीब के यहाँ सड़क बनी नहीं। और एक ऑब्जेक्टिव, मैं फिर से एक बड़ा एनेक्डोट इनसे शेयर कर रहा था, हमारे एक अफसर ने मुझे कहा वहाँ पे तेल डालिए जहाँ विजिबल है। मैं कहा विजिबल तो फिर एयरपोर्ट के सामने डाल देते हैं, बुलेवार्ड के इर्द गिर्द। मोस्ट पीपल, मैं श्रीनगर की फिर से बात करूंगा, उनको डिप्राइव किया गया है बेसिक गवर्नेंस से, और ये उनने बड़ा डेलिबरेटली किया है ताकि एक आम शहरी मेन स्ट्रीम से दूर रहे, हाँ। वो अकाउंटेबिलिटी ना मांगे और वो एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तरफ ना जाए, इंतखाब ना करे। वो इतना ऊब जाए, इतना डिसअपॉइंट हो जाए, इतना डिसिल्यूजन हो जाए कि वो बोले मुझे कोई इलेक्शन से वास्ता नहीं है, ये जो 5 टर्म से बन रहे हैं, हाँ। तो इनको बनने दो, हाँ। इस सिस्टम से कुछ आना नहीं है। व्हेन अ सिस्टम डिलीवर्स होप, व्हेन अ सिस्टम डिलीवर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, जी। उस वक्त जो आपका स्टेटस कोएस्ट होता है, पॉलिटिशियन, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ही विल फील थ्रेटन्ड बिकॉज ही विल फील चैलेंज्ड। बिल्कुल। सो आई थिंक वो हो रहा है, और यही फर्क पड़ा कि जो अब तक जो है, जो सत्ता थी, जो ताकत थी, वो कुछ लोगों के हाथ में थी, कुछ परिवारों के हाथ में थी। लेकिन यंग मट्टू साहब जैसे जो है वो मेयर बनते हैं। अशोक जी, आपकी अनुमति से मैं जुनेद साहब की बात में बात जोड़ दूं।
पिछले 20 वर्षों से मात्र 10 और 8% वोट टर्नआउट को लेकर के यहाँ पर सांसद बनते रहे। मैंने संसद में ये कहा जी कि क्या किसी दिन ये भी कोई सुझाव आएगा संसद में कि वी शुड हैव मिनिमम थ्रेशोल्ड, कि इतना वोटर टर्नआउट हो तो तब मान्यता दी जाए सांसद के चुनाव को। जहां 12-12, 15-15 लाख वोटर है या 20 लाख वोटर है तो 10% का क्या अर्थ रहा। बिल्कुल। और ये चाहते थे कि वो 8-10% वाले सांसद ही चलते हैं, जैसे जुनेद साहब कह रहे हैं। लेकिन ये तो लोकप्रिय मेयर हैं और चंद्रमोहन जी भी लोकप्रिय मेयर हैं वहाँ के। चंद्रमोहन जी, जम्मू को लेकर जो है लोगों को, जैसे हम संतुलित विकास की बात करते हैं तो जम्मू में एक लोगों को बड़ा एक इस तरह की फीलिंग रहती थी कि भाई जम्मू को तो कोई, जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है, राज्य है जम्मू कश्मीर, लेकिन जब भी बात होती है कश्मीर की बात होती है, नेता आते हैं वहीं जाते हैं, पैसा आता है वहीं जाता है, सब कुछ वहीं जाता है, और वहाँ कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता, जो भी मट्टू जी कह रहे थे, करप्शन का भी इशू था। तो वो जो फीलिंग थी जम्मू के बीच में, क्या वो हुई? और दूसरी बात, मुझे आज भी याद है एक वाल्मीकि बच्ची जो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती थी क्योंकि 370 में जो प्रावधान थे, मैंने उसको देखा था, वो रो रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी ज़िंदगी बदल गई। वाल्मीकि समाज की मैं बात करूं, मैं जब बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था तो लगातार उस बस्ती में जाता था, हर फ्राइडे को जाता था। वहाँ बस्ती में ये हालत थी कि एक एक कमरे में 4-4 परिवार रहते थे। तो वो बेचारे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी अगर कोई बच्चा या बच्ची पढ़ जाए तो उनको सफाई ही करनी है, इस किस्म का। लेकिन ये 5 अगस्त 2019 के बाद 370 ये हटने के बाद अब उनके चेहरों पे कोई खुशी है और उनके बच्चे अब अपन गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं और धड़ाधड़ उनके डोमिसाइल बन गए हैं। और इसी के साथ साथ गोरखा समाज हमारा, जो राजे महाराजाओं के टाइम से जम्मू कश्मीर में आया हुआ था, तो वो भी अपने आप को सिर्फ आर्मी में वो कहीं जाते थे और उनको कहीं जॉब नहीं मिलती थी। अब वो लोग भी बड़े खुश हैं। तो इसी तरह पूरा मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, विशेषकर जम्मू की, हम लोग तो वह महसूस करते हैं। हम लोग 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम 5 अगस्त 2019 को जम्मू के लोग आज़ाद हुए हैं, अपने आप को आज़ादी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ तक 370 के फ़ायदे गिनाऊँ या 370 की मैं बात करूँ, देश में 14 चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के जी, हमारे जम्मू कश्मीर में 4 ही चुनाव हुए। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर जहाँ 14 चुनाव हुए हैं वहाँ डेवलपमेंट किस पेज से होनी है, जहाँ 4 हुई है, जैसे मट्टू साहब बोल रहे हैं कि 70 साल से जो सड़कें नहीं बनी हैं वो अब ये बनवाने जा रहे हैं। तो इसी तरह मैं जम्मू की अगर बात करूँ, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करूँ, हमारे साहब आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि 3-4 साल पहले जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, मेरी इनसे फ़ोन पे कभी बात होती तो कहते मैंने आज अपने पीए साहब को, अगर मुझे माफ़ करें, पीए साहब को सीएम होस्ट बढ़ाया हुआ है कि वो फाइलें निकालनी है मैंने। डॉक्टर साहब जो अपने प्रोजेक्ट्स की फाइल हैं जी, वो भी प्रोजेक्ट्स की फाइल भी जो आती थी वो आगे नहीं निकलती थी, वहीं रह जाती थी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की। अच्छा, हाँ, जो पीएमओ बैठे हैं जो अच्छा। इनकी, बाकी तो आम या हमारी क्या हालत होगा अंदाजा क्या बात करनी। तो इसलिए ये बहुत सी बातें थी। अब जिस तरह जहाँ डॉक्टर साहब ने कहा है, जब मट्टू साहब की मैं बात को लूँ तो बराबर, अगर एम्स आए तो 2 आए, केंद्र यूनिवर्सिटी आई तो 2 आई, हर चीज़ बराबर, पैसा आ रहा तो बराबर जा रहा है। अगर इनको 70 करोड़ रुपया जाता है अगर सिर्फ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, इनकी पॉपुलेशन 15 लाख तो हमारी 10 लाख, तो हमें 60 आता है 50 आता है, उसका कोई फ़र्क नहीं। लेकिन डेवलपमेंट बराबर की हो रही है। मैं कितने काम गिना सकता हूँ जो जम्मू के प्रोजेक्ट थे, जो पिछले 3-4 साल से हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के पेंडिंग पड़े हुए थे, डिले सिस्टम चल रहा था। पहली बात करूं मैं रोबे की, एक ही रोबे होता था हमारा वहाँ गुलमर्ग में। आज जम्मू में रोबे बन तो रहा था, डिले चल रहा था, उसको आज कंप्लीट हो गया। उसके 2 फेस हैं, अपन बावे वाली माता से लेके मोया माता तक, मोया माता से लेके पीरखो तक, दोनों फेस चल रहे हैं। आज रोबे जम्मू को मिला है। आज रोबे एक पत्नीटॉप में चल रहा है, एक वैष्णो देवी में रोबे चल रहा है, चौथा आगे मुझे लगता है शिवखोड़ी में चलने वाला है। चंद्रमोहन जी, मैं इस पर आऊंगा क्योंकि मैं ये भी समझना चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसा क्या होता था कि कश्मीर में, क्योंकि मैंने खुद वहाँ देखा है, एक ऋषिनगरी ब्रिज की मैं अभी बात कर रहा था जो 10 साल से बन रहा था, और कई प्रोजेक्ट्स जो 15 साल से बन रहे थे। ऐसा क्या था कि प्रोजेक्ट वहाँ शुरू तो होते थे, कभी कंप्लीट नहीं होते थे, और अब ऐसा क्या हो गया कि 2 साल में जो है हम देख रहे हैं धड़ाधड़ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा लद्दाख की भी बात कर लें, और मैं हमारे साथ बहुत कुछ खास दर्शक मौजूद हैं, मैं उनके पास भी आना चाहूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, जब अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि हमको असली आज़ादी जो है 5 अगस्त
2019 को मिली, तो कुछ लोग ताली बजा रहे थे। मैं कह रहा था कि आप खुल के ताली बजा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता हो, तो आप अपने दिल की भावना इजहार कर सकते हैं कि अगर आपको वास्तव में लगता हो कि ये वास्तव में जो है आज़ादी का दिन था, जो बहुत सारी चीज़ों की। इससे पहले कि आप इनके तक ले जाएं बात, मैं आपकी अनुमति से चंद्रमोहन जी की बात में बात जोड़ूंगा। इन्होंने बड़ी जो बात मैं लिहाज कर गया कहते इन्होंने कह डाली कि इनके प्रोजेक्ट्स भी रुके रहते थे और उसकी एक टेल टेल स्टोरी है। एक हमारा नेशनल प्रोजेक्ट है शाहपुर कंडी का, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये समझने लायक बात है 1960 में। उसमें 3 दरिया हमें मिले थे, 3 नदियाँ, रावी, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। चनाब, सिंधु और झेलम गए थे पाकिस्तान। ठीक। इस प्रोजेक्ट के ना बनने की वजह से सारा का सारा रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाता था। ये लखनपुर, पठानकोट और कठुआ बॉर्डर पर है। और हमारे विरोधी दल जो कह रहे हैं ना कुछ नहीं बदला, वो जब भी कोई पाकिस्तान से फायरिंग होती तो उठ करके कहते थे पाकिस्तान का पानी रोक दो, पाकिस्तान का पानी रोक दो। तो एक मैंने छोटा सा हल्का सा नोट दिया सरकार में, उसको फिर प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका संज्ञान लिया। मैंने कहा वो लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि हमारा अपना पानी भी पाकिस्तान जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 45 वर्ष से रुका था। 45? 1970 के दशक से जी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया, दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी बुलाए, दोबारा ड्राफ्ट बना, और फिर चंद्रमोहन जी की बात से बात जुड़ती है। पंजाब ने उस नए ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, 2 सरकारें बदली, पहले अकाली भाजपा की थी, उस समय सुखबीर बादल थे, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। फिर कप्तान साहब आए, कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने भी 1 सेकंड में उस पर हस्ताक्षर कर दिए। हमारी तरफ से हस्ताक्षर नहीं होते थे जी। ये मिली जुली। और जिस दिन राज्यपाल शासन लगा तो उस दिन मैंने राज्यपाल महोदय को फोन किया, मैंने कहा साहब 40 साल से रुका है। तो 15 मिनट के बाद उनका फोन आया, क्या बोले थे आप, कितने साल से? मैंने कहा 40 साल से। अच्छा, मेरे एडीसी से बात करिए, इसको पूछिए कितना समय लगा मुझे हस्ताक्षर करने में। तो एडीसी को बोले कहना डॉक्टर साहब को 4 मिनट। 4 मिनट। तो ये बदलाव है, ये बदलाव है। और इसमें कोई राजनीति नहीं थी। जुनेद साहब की बात ठीक है, इसमें किसका भला था? इसमें तो कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं। जो काम 4 मिनट में हो सकते थे उनको 40 साल लगे, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन साथ साथ मैंने कहा लद्दाख की भी थोड़ा सा बात करें, क्योंकि लद्दाख जो है, लद्दाख में भी बहुत समय से एक मांग थी कि वो केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहते हैं, और दशकों पुरानी मांग थी। वहाँ पर लोगों ने सड़कों पर निकलकर इसके लिए आंदोलन किए थे। 2 वहाँ पर युवा जो हैं आंदोलनकारी जो थे, उनको पुलिस की गोली भी लगी थी, वो बलिदान भी उन्होंने अपना दिया था। तो वहाँ के जो गवर्नर हैं, एलजी हैं, अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर बन चुका है लद्दाख, तो क्या फ़र्क आया है? हम जो वहाँ एलजी हैं, हम उनके माध्यम से भी समझ लेते हैं। राधाकृष्ण माथुर जी वहाँ पर एलजी हैं, आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी बात कैसे रखी है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित किया। यहाँ की एक जो 1949 से डिमांड चली आ रही थी, उसको देश ने पूरा किया, और इस चेंज के साथ, इस हिस्टोरिक चेंज के साथ, ये लद्दाख के लिए संभव हो सका है कि वो अपनी खुद की दिशा चूज कर सके, अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट कर सके, और उसकी प्रगति का, उसकी उन्नति का रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ यूटी दी लद्दाख को, इसके साथ साथ एक महामंत्र दिया है कि इस यूटी में सारा डेवलपमेंट कार्बन न्यूट्रलिटी के आधार पर होना चाहिए। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इट इज़ इकोलॉजिकली फ्रेजाइल। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक मंत्र हो हमारे पास कि जो काम हम करेंगे वो कार्बन न्यूट्रलिटी के बेसिस पर हो। इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोगों ने लद्दाख में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करी है। लेकिन इसके पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पर आज़ादी के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट, हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो सका था, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करी गई। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे पहले
जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसी में एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज का प्रावधान रखा गया लद्दाख के लिए, जिसके फलस्वरूप हर साल हमें 6,000 करोड़ का एक फंड एलोकेशन हो रहा है और जिससे एक मेजर चेंजेस करने की क्षमता एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गई है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करे हैं। इसमें शामिल हैं एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी 750 करोड़ की, एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज, एक नया मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा, ए ब्रांच ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्की एंड माउंटेनियरिंग, ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर, नया एयरपोर्ट टर्मिनल, कारगिल जंस्कार रोड का अपग्रेडेशन, ट्रांसमिशन लाइन नुब्रा जंस्कार के लिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा डिसीजन है लद्दाख के लिए, जहां पर कि करीब 40% एरिया में कोई भी सेटल्ड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर सप्लाई नहीं थी। दो और बहुत बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन मैं बोलना चाहूँगा। एक, जोजिला टनल, 70 साल से जो कारगिल की डिमांड थी वो फुलफिल हुई है और आज उस टनल पर बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि समय से पहले ये काम पूरा होगा। इसके अलावा मनाली से कनेक्टिविटी के लिए शिंकुला टनल का अप्रूवल हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी आशा है कि अगले वर्किंग सीजन में ये शुरू हो जाएगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया है कि देश का सबसे बड़ा सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट 7,500 मेगावाट का वो यहाँ सेटअप किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बैकग्राउंड वर्क चालू हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट भी यहाँ पर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करा जा सकेगा। तो ये गवर्नर एलजी जो लद्दाख के हैं वो कैसे बता रहे थे कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। जोजिला टनल की उन्होंने बात की, जो कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो तय समय था, यानी जो टारगेट था, उससे पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एक ज़माना था कि 40 साल 45 साल में काम नहीं होते थे, 4-4 मिनट में काम होने लगे और अब जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो दरअसल समय से पहले पूरे हो रहे हैं। ये बड़ा बदलाव आया। मैंने कहा कि हमारे साथ बहुत खास ऑडियंस है, जिसमें जो है चांसलर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ कश्मीरी आवाज़ें हैं हमारे साथ, कश्मीर के कुछ बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं, कुछ युवा भी हैं। मैं सबसे पहले फिरोज़ बख्त अहमद साहब, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, जो कि चांसलर हैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के। फिरोज़ बख्त साहब जी, आपकी आवाज़ आएगी सर। आवाज़ आ रही है आपको? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अशोक जी आपको और डॉक्टर जितेंद्र साहब को कि आपने इस सीरीज़ में इस प्रोग्राम को रखा। देखिए, बचपन में हम फिल्म का एक गाना सुना करते थे, टिक्कू साहब, चंद्र साहब, कि है वादी कश्मीर यह है जन्नत का नज़ारा। मेरी बदनसीबी है कि आज तक मैं कश्मीर गया नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मोदी जी की टीम ने मेहनत करी है, इसमें अमित शाह साहब हैं, डोवाल साहब हैं, इंद्रेश कुमार जी हैं जो कि RSS के हैं, और डॉक्टर साहब, सारे लोग हैं। अब हो सकता है कि दोबारा जन्नत का खित्ता बन जाए। एक चीज़ मैं कहना चाहता था कि तरक्की, बिल्कुल आपने कहा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे 40 साल का काम 4 मिनट में हो गया, ये बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि डॉक्टर साहब कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और जो काम जो 70 साल में नहीं हुआ, पूरी टीम ने, मोदी साहब की टीम ने, आप सब लोगों ने मिलकर इसको कर दिया। लेकिन एक जैसे चांद के अंदर क्या है, एक दाग सा रह जाता है। वो दाग की मैं बात करूँगा, तारीफ़ अपनी जगह है। आपने बिल्कुल ठीक किया कि भाई एक देश, एक विधान, एक निशान, एक फरमान, ठीक है, 2 अथॉरिटीज़ नहीं चल सकती, ये भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एक जो चीज़ जो थोड़ी सी मुझे ज़रा खटकती है वो ये है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स, 7 साल इस सरकार को हो गए। जितेंद्र साहब, मैं सोच रहा था कि ये सरकार जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स की बहुत हिमायत में रहती है और
शुरू से कहा जा रहा है कि उनको हम बसाएंगे। 7 साल में अगर 50% नहीं तो कम से कम आप लोग 25% माइग्रेंट्स को, मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, अभी बात हो रही थी, तारीफ कर रहे थे कि एक ऐसी सड़क बन गई है जो कि जम्मू से कश्मीर 5 घंटे में पहुंचा देगी। ये सब अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोशिश ये कीजिए जिन लोगों को 1989 में 1990 में हटा दिया गया था, दोबारा कश्मीरी ब्राह्मण वापस आए, हिंदू मुस्लिम मिले, साझा विरासत से जैसे हम लोग रहते चले आए। और आप तो उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जितेंद्र साहब, टिक्कू साहब, चंद्र साहब, कि जो वलियों की और सूफियों की ज़मीन है, नंद ऋषि हैं, हमदानी हैं, वहाँ पे लाल देद हैं, लालेश्वरी हैं, तो ये तो मतलब ज़मीन ही इनकी है सूफियों की। ठीक है सर। तो इन सूफियों की ज़मीन में अगर आप ये काम करा दें, इन माइग्रेंट्स को दोबारा बसवा दें, 7 साल गए जाने दीजिए, मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल भी आप ही लोग रहेंगे, इन लोगों को दोबारा बसवा दें, ये सबसे बड़ा काम होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा ये मार्कसर हो सकता है। ठीक है, तो एक सड़क तो बन रही है तेजी से, लेकिन उस सड़क पर जो है, जो लोग वहां से कभी बाहर चले गए थे, उस रास्ते से वो वापस अपने घर पहुंच पाए, ये भी करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए अशोक जी, जो प्रोफेसर साहब ने वाज़ेह फरमाया, और इसमें कोई दो राय नहीं, जिस कॉम्पोजिट कल्चर को लेकर के कश्मीर की मिसाल दी जाती है, वो तो कश्मीरी पंडित की मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं है। उसकी जो तस्वीर है, जो चित्र है, जो स्वरूप है, वो उसी मिली जुली तहजीब का नतीजा है जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया। वहाँ खुशी और गम बांटने के रस्म व रिवाज भी एक जैसे हैं। अब आ गई बात जो ख़ास तौर से कि इस बात को लेकर के कि क्या किया गया। देखिए, किसी भी मौजू के 3 पहलू हैं, एक है इंटेंट, दूसरा है विल और तीसरी है एग्जीक्यूशन। इस सरकार, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, क्योंकि सरकार में तो अभी आए 2014, उससे पहले तो कभी ये सरकार में रहने का मौका नहीं मिला। जब सरकार में नहीं थे तब भी कश्मीरी पंडितों की हिफाजत और चिंता का काम इन्हीं सरकारों ने किया। उस वक्त जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी, महाराष्ट्र में ना भी बनी, मध्य प्रदेश में दबाव डाल करके कश्मीरी पंडित बच्चों के लिए रिजर्वेशन करवाया गया। बहुत रेजिस्टेंस थी और उस तरह का हमारा व्यवस्था नहीं थी कि हमारी बात सुनने आसानी से सुनी जाती थी, क्योंकि दूर दूर तक कभी किसी को गुमान नहीं था, कल्पना नहीं थी कि मरकज़ में इनकी सरकार बनेगी। फिर भी हमने करवाया। उसके बाद आ गई विल की बात। इसी सरकार ने ये काम हटाने का किया जो आप बता रहे हैं। आज कश्मीरी पंडित जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, ऑनलाइन इतनी भारी संख्या में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो वो भी रह गए थे, वो छूट गए थे, क्योंकि वो बाहर चले गए थे। और उनको अब तीसरा आया इस पहलू का, जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा कि पिछले 2-3 साल में जब से कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ, सीधा सीधा गृह मंत्रालय का दखल हुआ है, उसके बाद जो कदम उठाए गए, मैं मानता हूँ पिछले उससे 7 वर्षों में पहले 5 वर्ष काफ़ी अड़चने रही, और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के विषय को नहीं लेकर रही, क्योंकि कश्मीरी पंडित के विषय को जब एज सच देखा जाए तो हमें लगता है कि शायद इसी में विलम्ब हुआ, हर चीज़ में विलम्ब हुआ। ज़िला परिषद के चुनाव में विलम्ब हुआ, पंचायतों में विलम्ब हुआ। पंचायतों के चुनाव केंद्र करवाना चाहता था, लेकिन वहाँ की सरकार नहीं करवाना चाहती थी, और उन्होंने बाद में जब किया तो बहिष्कार किया, बाइकआउट किया। ज़िला परिषद के भी चुनाव उस वक्त हुए जब राज्यपाल शासन लगा। इसी तरह से इस विषय को भी लेकर के जो वहाँ की सरकारें थी, उनकी प्राथमिकता नहीं थी। वो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीरी पंडित का उस तरह से रीसेटलमेंट हो। उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ले गए थे, लेकिन अब वो निज़ाम बदला है। प्रॉपर्टीज़ वापस आई हैं, काफ़ी हद तक रिट्रीव भी हुआ है, कुछ एक मंदिरों की जगह भी आई है, और जो अपार्टमेंट्स बनाने का एक केंद्र से गया था पैकेज, उसको भी उस वक्त की जो वहाँ की रियासती सरकार थी, उन्होंने ऐसी अपार्टमेंट्स बनाई कि वो लिवेबल ही नहीं थी। जुनेद साहब ने भी वहाँ देखा, वो एक एक फैमिली नहीं रह सकती थी वन सिंह। अब उसको भी जब से उपराज्यपाल शासन का दौर आया है, उसको भी एक निर्धारित व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया गया। और कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि अंततः हर कश्मीरी पंडित चाहेगा कि मैं अपनी रूट्स को वापस जाऊँ। उसके लिए एक माहौल सुरक्षा का बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी, क्योंकि अगर आप धक्का लगाएंगे तो नहीं जाएगा कोई, अपनी जान जोखिम में। लेकिन जब सुरक्षा का माहौल आएगा, और अब वो माहौल बनने लगा। आज श्रीनगर की गली कूचों में चलने वाला आम इंसान, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, मन ही मन चाहता है
कि मैं मोदी जी की विकास यात्रा का हिस्सा बनूं, खासतौर से नौजवान, जैसे जुनेद साहब ने कहा कि आजकल कश्मीर का जो नौजवान बड़ा ज़हीन है, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, उसको मालूम है किस तरह के मौके सारे बड़े सगीर और हिंदुस्तान में इस वक्त उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो अपने आप को उससे अलग नहीं रखना चाहता, लेकिन एक खौफ का पर्दा है। और जब वो माहौल बदलेगा तो कश्मीरी पंडित के जाने का के आसार और उसका एक वातावरण, उसका माहौल खुद ब खुद बनेगा। रिसेप्टिविटी भी ऑन द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग देयर वो बढ़ गई है पहले की तुलना में। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तो मट्टू, क्योंकि इसमें विल और इंटेंट वो ये बहुत मजबूत है, बिल्कुल, जो पहले उसमें कमी थी। इसीलिए एग्जीक्यूशन भी तभी होगा जब विल और इंटेंट होगी। ये थोड़ा सा in terms of actions आना जुनेद चाहिए। साहब को यहाँ पर एक बार लेना चाहिए। जुनेद साहब, क्योंकि ये जो सुरक्षा की बात हुई, एक तो एक वहाँ पे सुरक्षा बल कैसे हैं, वो क्या सुरक्षा दे रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चीज, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक मेरा पड़ोसी क्या मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मैंने अभी देखा था कुछ दिन पहले आपने एक जो है ट्वीट को रीट्वीट किया था, वहाँ एक मंदिर, पुराना मंदिर जो है उसको जो है फिर से रिनोवेट किया जा रहा है। ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। तो आपको लगता है कि वापसी के लिए एक मन जो है वहाँ पे लोगों का कि भाई मेरा पड़ोसी वापस आ जाए, वो चीज़ हो रही है क्या, वो बदलाव? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। ओवर द ईयर जो पुरानी सरकारें थी, उनने जो कश्मीरी पंडित भाई बहन जिनको विद डिग्निटी वापस आना है, एक तो लैक ऑफ सीरियसनेस थी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी, एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू होलिस्टिकली थी। इसके बाद बहुत सारे फैसेट्स हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू नहीं है, प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चरल नहीं, प्योरली लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं, प्योरली इकोनॉमिक इशू नहीं है, और प्योरली सोशल इशू भी नहीं है, और प्योरली रिलीजियस और पॉलिटिकल इशू भी नहीं है। इसके बड़े डायमेंशंस, इट्स मल्टी डायमेंशनल। मैं कुछ दिन पहले अभी जेहलम की एक पूजा होती थी, उसको त्रुवाहा व्यथ पूजा कहते हैं, जो हर साल होती थी, और मुझे पता चला वो 30 साल में नहीं हुई थी, इस साल हुई। और 5 घाट जो हैं हबा कदल, द मोस्ट रेस्टिव वोलेटाइल एरिया, पुरुषयार और सोमयार 2 घाट है वहाँ पे, द मोस्ट वोलेटाइल डेंजरस एरिया जो माना जाता था। मैं वहाँ पे था, वहाँ पे पूजा हुई। मैंने लास्ट ईयर एक डिसीजन अनाउंस किया कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जितने जो मंदिर हैं जो खस्ता हालत में हैं, निगलेक्टेड हैं, 1 by 1 वी विल स्टार्ट रिपेयरिंग देम एंड रेस्टोरिंग देम एंड कंजर्विंग देम। स्मार्ट सिटी ने थोड़ा रोल किया, बहुत बढ़िया। और मैं आपको इसमें अपना इंटेंट बताता हूँ। मैं उसी बात पे आता हूँ जो डॉक्टर साहब ने भी, जिसका क्रक्स बड़ी खूबसूरती से बोला, और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जब आप जो मंदिर हैं जिनको हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के पूर्वजों का एक रिश्ता है उनके साथ, वो उन मंदिरों में आते जाते थे, उनके एक सेंटिमेंटल बॉन्ड्स हैं, जब वो उनको बड़ी एक डिलैपिडेटेड सिचुएशन में देखते हैं, आप पॉलिसी पुश कितना भी करें, इवेंचुअली वो जो इमेज होती है एक क्रम्बलिंग मंदिर की, वो बड़ा एक डिवास्टेटिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट रखती है। बिल्कुल। अभी हमने काफ़ी मंदिरों पे काम किया है, चल रहा है। शीतलनाथ का एक मंदिर है अबाकदल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, 5-6 पर भी काम चल रहा है। वो हम क्यों कर रहे हैं? एक सेंटिमेंटल रीअश्योरेंस के लिए। सो रिहैबिलिटेशन का मसला प्राइमरीली मेरी नज़रों में, मैं गलत हो सकता हूँ, इज़ अबाउट सेंटिमेंटल रिकन्सिलिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चरल, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, ये बाद में सारा आता है, और इसमें कंसिस्टेंसी नहीं देखी गई। आपका जो सवाल है कि पड़ोसी से मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, जब मैं परसों पुरुषयार और सोमयार में था, जब वहाँ पे पूजा हो रही थी, मैं किसी एग्जैजरेशन के बगैर आपको बताऊंगा, आई डोंट बिलीव इन थिएट्रिक्स। मैंने हबा कदल में देखा कि जब वो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कश्मीरी पंडित भाई बहन थे, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतें हैं, माएँ बहनें, आई सॉ टेयर्स इन देयर आइज, और मैंने उनमें वो फेस्टिविटी देखी और वो खुशी देखी जो शायद मैं ईद पे ना देखूं वहाँ पे। दीज आर हमारा सिंक्रेटिक कल्चर, कंपोजिट कल्चर हमारे खून में है। इसमें इसको सबवर्ट किया गया एक टाइम पे, इसको डिस्टॉर्ट किया गया, इसको सप्रेस किया गया, एक्सटर्नल फोर्सेस ने किया। हमारे अंदर भी कुछ रेडिकल एलिमेंट्स को इन्फ्रिंज किया गया, इम्प्लांट किया गया, और उनने भी एक बहुत इंटॉलरेंट सोच को फैलाने की बहुत कोशिश की। बट जो आपका बेसिक डीएनए होता है, जो बेसिक आपका तशख्खुस, आइडेंटिटी एंड लेगेसी ऑफ सेंटिमेंटलिज्म होती है, वो कभी आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आर कश्मीरी पंडित ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड फाइंड अ डिग्निफाइड रिटर्न। लेकिन मैं फिर से उसमें बोलूँगा, पॉलिसी लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने हैं,
लेकिन मोस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हैज़ टू कम एट द सोसाइटल लेवल। बिल्कुल। हमें रीच आउट करना है, हमें रीअश्योर करना है। एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ 1989 में, मैं बहुत छोटा था, आई वाज बोर्न इन 85, इन 89-90, और हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ कश्मीरी पंडित स्टूडेंट्स होते थे, फिर 92, 93, 94 के बाहर वो ड्विंडल होने हो गए शुरू। सो हमने थोड़ा वो देखा है कि क्या होता है। हमारे नेबरहुड में रघुनाथ मट्टू जी रहते थे, तो ही वॉज अ वेरी अकम्पलिश्ड एस्ट्रोलॉजर एंड अ साइंटिस्ट। तो मैं बचपन में अपने घर पे कम होता था, उनके घर पे ज़्यादा होता था, उनके टेलीस्कोप से खेलना, उनके ग्रामाफोन से खेलना। आई डिडंट सी माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई सॉ देम। टू मी दे वर माई ग्रैंड पेरेंट्स। क्या खूबसूरत बात। बट हमारे बच्चों ने ये नहीं देखा है, और हमें पहले अपने बच्चों को ये बताना है कि ये हमारा डीएनए था, और यही हमारा भी डीएनए था, और ये तुम्हारा भी डीएनए है। बिल्कुल। So most of the impetus lies on the majority community, on its leadership. अब हमारी लीडरशिप ही इतनी मीडियोकर थी, अब वो उनके अल्टीरियर मोटिव्स थे वो अलग हैं, बट एसेंशियली वो मीडियोकर भी हैं। उनकी मीडियोक्रिटी की वजह से ये सारे जो लेगेसी हमारे इश्यूज हैं, जिन पे फॉरवर्ड मूवमेंट पहले होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई। मेरी पूरी उम्मीद है, और मेरी बड़ी हकीर अदना हैसियत में हमेशा एज एन इंडिविजुअल, राइट नाउ एज द मेयर ऑफ श्रीनगर, कोशिश रहेगी दैट वी रीइग्नाइट दोज सेंटिमेंटल एंड सोसाइटल बॉन्ड्स विद आवर कश्मीरी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और बहुत दिल से कही, और हमारे साथ कई कश्मीरी जो हैं आवाज़ें भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि कई और अहम मुद्दे हैं। जब हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बदलते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तब उस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है, तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज डीडी कॉन्क्लेव की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, और कहें तो बदलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। क्या कुछ बदलाव वहाँ पर आ रहा है, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट विकास के काम हो रहे हैं, और किस तरह से वहाँ पर लोग जो हैं ये महसूस कर रहे हैं कि वो देश की मुख्य धारा का अब हिस्सा हैं। इन सब पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, जुनैद अजीम मट्टू जी हैं, मेयर श्रीनगर के, चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, मेयर जम्मू के, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ जो ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मुख्तलिफ क्षेत्र के लोग हैं और अलग अलग आवाज़ें हैं। मैं इनके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सुरक्षा के ऊपर मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि आंकड़े तो ये दिखाते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो आंकड़े साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बदल रही है। आतंकी घटनाओं का एक छोटा सा आंकड़ा दूँ तो 2019 की तुलना में 2020 में 59% आतंकी घटनाओं में कमी आती है, होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। और जून 2021 तक 32%। अगर हम पत्थरबाजी की घटनाओं की बात करें 90% उनमें कमी आई। ये तमाम चीज़ें ये आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभी उड़ी से एक आतंकी पकड़ा गया जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, पाकिस्तान उसे इसी मकसद से भेज रहा था, तो पाकिस्तान तो मानने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में बदलाव हुए हैं वो भी एक सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौती भारत के लिए हो सकता है, खासकर कश्मीर के लिए हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो आप कैसे इस सिचुएशन को जो है उसका विश्लेषण करेंगे? नहीं, देखिए अशोक जी, अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने तो सन 1947 से इस बात से समझौता नहीं किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, और वो तो अपनी शरारत पर आमादा रहेगा। पहले कन्वेंशनल वॉर स्ट्राइक की, फिर उसने इन्फिल्ट्रेशन ट्राई किया, फिर वो 1000 वुंड थियरी, वो फिर अब इस तरह से इंटरनल, लेकिन ज़्यादा, और उस पर बहुत हद तक नियंत्रण भी पा लिया गया है। इन्फिल्ट्रेशन पहले से बहुत कम हुई है। अब यहाँ पर ना सिर्फ थर्मो स्क्रीनिंग हो रही है सीमावर्ती क्षेत्र में, बल्कि सैटेलाइट के माध्यम से जो आधुनिक
टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ एक गुफाओं के ज़रिए आ रहे थे, उस पर भी अब वो टनल डिटेक्शन भी शुरू हुआ है। अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम हो गया। लेकिन जो मेरे नज़दीक का विषय है, जैसे जुनैद साहब की बात से थोड़ी जुड़ती है, कि आंतरिक बदलाव आया है आतंक के प्रति रुझान बदला है, ख़ासतौर वादी कश्मीर में, घाटी में, वो बहुत ज़रूरी है। शुरू के दौर में खौफ तो था, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस भी था, कन्फ्यूजन भी था कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। कई लोग तो डर से थे, कुछ लोग कहीं ना कहीं गुमराह भी हो रहे थे। अब 2-3 पीढ़ियों की कुर्बानी के बाद, एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कश्मीर के अवाम ने दी, अब 3 पीढ़ियां गुजर गई, इस आतंक की नज़र हुई। अब ये एहसास आने लगा कि हमें हासिल क्या हुआ। आज से 30 साल पहले बड़ी बढ़ चढ़ कर के आज़ादी की बात की जाती है। अब चूँकि मेरा अक्रॉस दी सोसाइटी पूरे मुआशरे में उठना बैठना है, तो मैं उस वक्त भी जाता था, छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठता था। एक दिन बैठ कर के मैंने श्रीनगर ही कुछ एक लोगों से यही बात शुरू की कि चलिए हम यहाँ से ही बात शुरू करते हैं कि आज़ादी ही सही मकसद है और होना चाहिए, हम इस पर कोई बहस नहीं करते। अब हम लेट अस डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू आज़ादी। ये जो हम मॉडल इख्तियार किया है, कौन सा मॉडल है? ये महात्मा गांधी मॉडल है, या मार्टिन लूथर मॉडल है, या नेल्सन मंडेला मॉडल है? तो हमारे एक कश्मीर की दोस्त थी, अब वो रिटायर हो गए, उस समय वो सक्रिय थे, अभी हाल ही में रिटायर। वो बोले डॉक्टर साहब मैं बताऊं कौन सा मॉडल है? ये है सुसाइड मॉडल। आज़ादी मिलेगी नहीं लेकिन नहीं। तो एक बेतरतीब तरीके के साथ कुछ एक स्वार्थी तत्वों ने अपनी गरज के लिए एक झांसा बनाया, उस तरह का मूवमेंट हो नहीं पाया और था भी नहीं। अब इसका एहसास होने लगा, ख़ास तौर से आज चूँकि 70% से ज़्यादा हमारी आबादी पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग कश्मीर वैली में 40 साल से कम उम्र, मेजॉरिटी जुनैद साहब की एज ग्रुप की है, हम माइनॉरिटी वाले हैं। क्या है कि मार्केट में हर तरह के रंग मौजूद हैं, आप जब चाहे काले हो जाएं, सफ़ेद हो जाएं, ग्रे हो जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि आज का हिंदुस्तान विच इंक्लूड्स कश्मीर वैली 40 साल से कम उम्र का है। उस 40 साल में से 30 साल उन्होंने अपनी आंखों से ज़ाया होते देखे, और वही 30 साल बड़े इवेंटफुल थे जब हिंदुस्तान ने बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने का काम किया। इट्स बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ। और इसलिए लगता है वहाँ के नौजवान को कि भाई मैं पीछे क्यों रह रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, और उसको ये समझने की अब तौफीक आ गई है। श्रीनगर में एक सुपर 35 का ग्रुप है बनाया हुआ, आर्मी ने उसमें कुछ सहयोग किया है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बच्चियाँ 12वीं जमात के बाद IIT और NIT क्रैक करके आते हैं, इतने फॉरवर्ड लुकिंग, और मैं हर साल उनके साथ बैठता हूँ क्योंकि इट्स माई ओन एजुकेशन, उनसे सीखने को मिलता है। तो भी कोविड से पहले जो बैच था, एक छोटी सी बच्ची 12वीं जमात की, बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी बोलती थी, तो यहाँ ला के हम उनको थोड़ा घुमाते भी हैं दिल्ली विल्ली। तो पहली बार वो यहाँ आई तो कहती इट इज़ अमेजिंग। मैंने कहा बेटे तुम कभी आई थी? कहती नहीं, मैं तो कश्मीर से बाहर गई नहीं, और वो सोपुर में रहती थी। तो मैंने कहा भाई वहाँ तो इतना आतंक है, बाहर जाना भी मुश्किल है, और तुमने IIT क्रैक कर दिया। तो मुझे कहती है कि अंकल सब कुछ इस पर अवेलेबल है नेट पे। क्योंकि दौर बदला, इस दौर का एहसास है उनको। वो ज़माना नहीं है कि आपको लाइब्रेरी में जाके थीसिस, मेरे ज़माने में होता था, थीसिस का जब टॉपिक मिलता था तो हमारे गाइड बता देते इसकी किताब को ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी मद्रास में मिलेगी, दिल्ली में नहीं मिलेगी। अब वो नहीं है। तो मुझे समझाने लगी, शी फेल्ट लाइक ए टीचर, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। अंकल ये है ना सारा कुछ, इसमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। और अंकल मैं बताऊँ 14 घंटे पढ़ाई करनी, 6 महीने, IIT क्रैक। मैं कहा बेटे मुझे किसी ने बताया होता तो मैंने भी किया होता। एंड ये आपको दीज आर दी केस स्टडीज़। ये आज क्या कश्मीर है, एक ऐसा बच्चा जिसको शायद घर से बाहर निकले की भी शायद मोहलत ना देते हैं उसके माता पिता वालिदैन, इस तरह का माहौल, लेकिन वो निकल रहा है। उसको ये एहसास ना सिर्फ अपनी क्षमता तौफीक का है, बल्कि उसको एहसास उस मौक़ों का भी है, उन अवसरों का है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और साथ ही साथ इस बात की अर्जेंसी कॉन्शियसनेस भी है कि आई हैव नॉट टू बी अनइंटेलिजेंट इनफ टू लूज दी अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए आतंक का वहाँ पर जो लोकल सपोर्ट है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है।
और इस बीच हमारे साथ लद्दाख के युवा एमपी जेटी नामग्याल जी भी जुड़ चुके हैं सीधा लेह से। बहुत बहुत शुक्रिया नामग्याल जी आपका हमारे साथ इस डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। अभी हमने एलजी साहब को तो सुना, उन्होंने बताया लद्दाख में क्या बदलाव आए हैं जब से 5 अगस्त 2019 के बाद। आप लगातार वहां लोगों से मिलते रहते हैं, वहां तो लद्दाख के लोगों की तो एक पुरानी डिमांड थी कि 370 हटे, हमारे यहाँ डेवलपमेंट रुका हुआ है। लेकिन अब जब वहां पर हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्पोर्ट्स के सेंटर्स बन रहे हैं, क्या वहां के जो यूथ है उसको अब लगता है कि उसकी जो एस्पिरेशंस थी वो अब पूरी होंगी, ऐसा भाव है वहां? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक श्रीवास्तव जी। आपने सही कहा, जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना 370 आर्टिकल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ बहुत देरीना मांग और जेन्युइन मांग, लॉन्ग पेंडिंग मांग थे, जिसको हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था। लेकिन यूटी बनने के बाद लद्दाख में बहुत सारे चेंजेस हमारे आंखों के सामने जो देख रहा है और हम महसूस भी कर रहा है। केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं, क्योंकि आज के आधुनिक ज़माने में 21st सेंचुरी में जिस तरह अभी हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के हवाला देते हुए वहाँ के चेंजेस आपको बता रहे थे, उसी तरह लद्दाख में भी बहुत सारे चेंजेस है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, उसी तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में। लेकिन उन सबसे बड़े बात है लद्दाख के लोगों को जो डिग्निटी, जो आइडेंटिटी, जो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस जो इस भारत सरकार ने बिल्डअप किया है इस सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में, वो अद्भुत है। वो किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले यहाँ पे कोई रहता था, नहीं रहता था, वो पता ही नहीं चलता था। बॉर्डर इलाका है, दिन पर दिन बॉर्डर वहाँ से लूज होते जा रहा था। लेकिन इस सरकार ने जो निर्णय लिया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना है, अलग से लद्दाख का पहचान जो है उसको उभारना है, केवल भाषा का ही नहीं, केवल पहचान का ही नहीं, बल्कि यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, उसी तरह इस लद्दाख को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनिक बेस्ड जो एग्रो प्रोडक्ट यहाँ से उत्पन्न करने का जो डिसीजन लिया। एजुकेशन में जिस तरह आपने जिक्र किया, जितने भी लद्दाख के जो हायर स्टडीज़ के लिए जो बच्चे जाते हैं, लद्दाख से बाहर ही जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बलिबत जानते हैं जम्मू में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में है, बेंगलोर में है। क्यों है? क्यों यहाँ पे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप नहीं किया पहले सरकारों ने? लेकिन इस सरकार ने लद्दाख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सिंधु के नाम से रखा है, और सिंधु हमारे गर्व है, सिंधु लद्दाख से बहते हैं। सिंध रिवर, सिंध से जो हिंद का नाम पहुंचा, हिंद से हिंदुस्तान का नाम, डायरेक्टली कहें तो हिंदुस्तान का नाम भी जो है रिवर इंडस से आता है, जो हम हमेशा गर्व करते। उस सिंधु को पहचान दिला के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से माननीय मोदी जी ने डिसीजन लिया सरकार ने। उसी तरह मेडिकल कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाने का, जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सिस्टम है, जिसको आयुर्वेदिक टाइप का जो यहाँ के जो हिमालयन मेडिसिनल सिस्टम है, सोआ रिगपा जिसको कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा लद्दाख में इस्टेब्लिश करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये सारा जो है इसी 2 साल में हुआ है। इसी 2 साल में लद्दाख वालों को मान सम्मान के साथ अपने पहचान दिलाना, अपने डिग्निटी दिलाने का काम जो है सरकार ने किया है। और एक सोसाइटी में किसी का डिग्निटी हो, किसी का पहचान हो, किसी का सम्मान हो, मैं समझता हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी बहुत बढ़ के है। किसी को इज्जत चाहिए समाज में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यहाँ जोजिला टनल बनाने के लिए कल 2 दिन पहले माननीय गडकरी साहब ने विजिट किया। तुरतुक से हनू रोड निकालने के लिए आज मैं तुरतुक से अभी आया हूँ। जो तुरतुक वो इलाका है, अभी हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75वीं वर्ष मना रहा है जी। तुरतुक वाले आज 50वीं वर्ष मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं देश को, 1971 में एक भाग जो है आज़ाद हिंदुस्तान के साथ आया है, तो वो भी इतने खुशी के साथ आज पूरे दिन वहां पे झूम उठ रहा है। ये सारा पहचान दिलाना जो है आज सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमने देखा तुरतुक के लोग किस तरह से नाच गा रहे थे, वहाँ जश्न मना रहे थे, हमने वो सब कुछ देखा। नामग्याल जी, मैं आऊँगा, लेकिन मैंने जैसा कहा यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है, कुछ कश्मीरी आवाम, कुछ कश्मीरी आवाज़ के कुछ बहुत खास लोग। कर्नल टिक्कू साहब, आप अपनी बात ज़रूर रखें और उसके बाद मैं कुछ और लोगों के पास भी जल्दी आता हूँ जी। यूसुफ जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। थैंक यू अशोक जी। मेरा प्रश्न जुनैद साहब से है। जुनैद साहब,
एक युवा नेता हैं और मैं मानता हूं, ये मेरा मानना है कि अगर भारत में 10 हम युवा नेता गिने तो उनमें जुनैद साहब का भी नाम है और नमग्याल साहब तो है ही हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये भी एक तालियों वाला विषय, क्योंकि अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के युवा नेता अगर आप मानते हैं कि देश के 10 युवा नेताओं में से, ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बिल्कुल बात। मैं इसको दिल से, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। जो जुनैद साहब ने आज बात करी, नमग्याल साहब को तो हमने पार्लियामेंट में सुना है, वो तो पूरे विश्व में वो बात फैल गई, लेकिन जुनैद साहब को आज हमने सुना है, बहुत ही इंस्पायरेशनल बात इन्होंने कही और मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में युवा इस बात को सुने। इन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया की बात करी, इन्होंने सिंक्रेटिक कल्चर की बात करी, इन्होंने ये भी बोला कि कश्मीरी पंडित अगर वापस जाना है तो सबसे पहले उनको मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट को ठीक करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ वो डिफरेंट है। आप 35-36 ईयर्स के हैं और आप कई सालों से पॉलिटिक्स में हैं, और हम भी कश्मीर में ही पैदा हुए और 89-90 में हमको भागना पड़ा वहाँ से। आप छोटे 4-5 साल के थे उस समय। तब से लेकर अभी तक, आज से 5 साल 7 साल पहले तक, इतना ज़बरदस्त वायलेंस था। किसी एक यंग लड़के के लिए पॉलिटिक्स में जाना और इंडिया की बात करना इतना मुश्किल था, इतना रिस्की था। और रिस्की नहीं था क्योंकि हम तो देख रहे थे हर दूसरे दिन गोलियां चलती थी, लोगों को मारा जाता था। तो मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं जुनैद साहब कि आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, इस रिस्क को कैसे कवर किया, और आपने ये डिटर्मिनेशन कहाँ से लाई, और आप एक डिटर्मिनेशन से जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आप कश्मीर के भविष्य को, बल्कि इंडिया के भविष्य को कैसे देखते हैं? ठीक है जुनैद साहब, आप जवाब दो। उससे पहले कुछ और कश्मीरी अगर आप अपनी बात रखना चाहें, या रामेश्वर जी भी अपने, जल्दी से, फिर मैं एक साथ सवालों का जवाब लूँगा। डॉक्टर साहब का थैंक यू। आवर लास्ट होप्स आर ऑन बीजेपी गवर्नमेंट। वी आर लिविंग हियर फॉर लास्ट 32 ईयर्स। अल्टीमेटली आवर गोल इज़ कि कहीं घर था हमारा, अभी यहाँ हम घूम रहे हैं, एक घर छोड़ दिया किराए से, दूसरे घर जा रहे हैं, जुनैद साहब ने भी उठाया। अल्टीमेट हमारा वही क्वेश्चन है, व्हेन वी विल गो टू आवर होम्स। ठीक सर, ठीक, मेन इशू इज दैट। जी आप सर कुछ कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। सर ऐसा है, हम जाएंगे कब जाएंगे और कितने, क्या क्या हमको, कहाँ रहेंगे, सेफ रहेंगे, और कहीं 1990 रिपीट ना हो जाए दोबारा। ठीक ठीक, रामेश्वर जी आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं जुनैद जी के पास आ रहा हूँ। मेरा जुनैद जी से ही प्रश्न है, और वो यही है कि वहाँ पर कितने जुनैद और तैयार हो रहे हैं, बस वो मुझे बताएं। ठीक है जुनैद जी, फिर मैं डॉक्टर साहब आपसे जो बात आई जवाब। पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। अब इफ़ आई गो इनटू हाउ आई एंडेड अप, वो बायोग्राफिकल अकाउंट बन जाएगा। मैं बड़ा मुख्तसरन आपको एक जिस्ट में बताऊंगा। मैं 2008-9 में आई वाज स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। परमानेंट रेजिडेंट था। 2009 में मैं आई बिकेम एलिजिबल फॉर यूएस सिटीजनशिप। तो मैंने लिखना शुरू किया कश्मीर के इश्यूज़ पे। आई यूज्ड टू राइट ए रेगुलर कॉलम इन न्यूज़पेपर्स। तो हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब थे वो तब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो एक बार नहीं बनने वाले थे 2008-2009 में, उनके इलेक्शन से पहले। तो उनका एक ब्लॉग होता था, मेरा ब्लॉग होता था। तो एक काउंटर, उसमें एक डिबेट रहता था, बड़ा फेयर्स डिबेट। तो उनने एक बार लिख दिया कि वहाँ पे बैठ के बात करना बड़ा आसान है, तो हम तो यहाँ पे हैं। तो इन 2009 आई बिकेम एलिजिबल फॉर यूएस सिटीजनशिप। आई gave up my permanent residency and I moved back to Kashmir. और मेरा भी एक लर्निंग कर्व बड़ा स्टीप रहा है। I worked with Mr. Abdullah क्योंकि नॉर्मली कश्मीर में क्या होता है, people my age in politics are those whose fathers have been in politics, और वो ग्रूम करते हैं, मेंटर करते हैं। My father was a civil engineer. मैंने पोस्टर भी लगाए हैं, मैंने टीवी डिबेट्स में भी बहुत पार्टिसिपेट किया है। मैंने हर एक वो एक जो पॉलिटिकल ग्रोथ में आप खुद करते हैं, ग्राउंड एक्टिविज्म, वो सारा किया। और मैंने खुद ये रियलाइज़ किया, मेरी थॉट हमेशा इतनी क्लियर नहीं थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हार्बर्ड रिजेंटमेंट
अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, और मुझे लगा ये आइडिया ऑफ इंडिया एम्पावरिंग नहीं है, ये लिमिटिंग है, ये रिस्ट्रिक्टिव है। मगर मेरी एक खुशकिस्मती थी कि मेरी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थी। मैं बोर्डिंग स्कूल में शिमला में गया, आई वेंट टू स्कूल विथ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फिर बाहर पढ़ने गया, और फिर मैंने देखा कि आइडिया ऑफ इंडिया का इंटरफेस एक नौजवान के साथ क्या है। व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया? द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ दैट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, who is a very senior and accomplished leader, and I can disagree on something. The idea of India allows us that. बिल्कुल। कश्मीर में मोटा देखें, there is a narrative, a clash of narratives between the idea of India and the idea of Pakistan. Idea of Pakistan क्या है? That you can't disagree. बहुत खूब। That you have to agree. अब अगर आइडिया ऑफ पाकिस्तान में मैंने ऐसी बात बोल दी होती कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब यहाँ बैठे, हम डिसएग्री कर सकते, फिर तो मैंने श्रीनगर वापस जाना नहीं था। दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया इज कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। आप मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आप लिबरल हो सकते हैं, आप कंजर्वेटिव हो सकते हैं, आपके लिए जगह है, आपके हकूक इंसानी हकूक सेम है। और मैंने ये ओवर द टाइम ईयर्स एक्सपीरियंस किया। आप इट इज़ अ होस्टाइल एनवायरनमेंट। होस्टाइल एनवायरनमेंट में आपसे दिल की बात बोलूँगा, सिर्फ वायलेंट एलिमेंट्स की तरफ से नहीं है। मैं वक्तन फ़वक्तन मैंने कभी डॉक्टर साहब को भी बोला होगा कि जो अल्टरनेटिव हम एक लीडरशिप, एक मूवमेंट ट्राई करते हैं वहाँ पे इमर्ज हो, दैट ऑल्सो फेसेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम आवर एस्टैब्लिशमेंट, जो एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनने 30 साल तो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम के साथ काम किया है, उनकी आदतें तो वहाँ ख़राब हुई हैं, और उनकी पर्सनल बॉन्डिंग्स हमारे मैक्सिमम ऑफिसर्स की ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम के साथ है। तो मैं खटकता भी बहुत लोगों को हूँ, आंख में भी चुभता हूँ, बट सिक्योरिटी यू सेड, वी लिव विथ इट। वी लिव अंडर कांस्टेंट थ्रेट। एवरी अदर 3 days 4 days लेटर हमें बताया जाता है एक स्पेसिफिक इनपुट आया आपके खिलाफ, एक आईडी प्लांट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट वी हैव चोजन दिस, and we have chosen this with conviction, and I will always be in the mainstream because this is where you can contribute. आप बहुत सारे lives change कर सकते हैं। आपका सवाल मुख्तसरन में बता दूं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं कि कितने जुनैद क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, क्रिएट कोई नहीं हो सकता है, और मैं ये भी एक बड़ी अनपॉपुलर चीज़ हो गई है आज बतानी हमारे सिस्टम में। आप ऑल्टरनेटिव नरेटिव को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इंजीनियर नहीं कर सकते। ये इवॉल्व ऑर्गेनिकली होता है। हमारे काफ़ी एक एफर्ट्स कहीं पे किसी दायरे में कश्मीर में लगाए जा रहे हैं कि देखिए जी, वहाँ से हम ऑल्टरनेटिव इमर्ज करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें, या अखबार में मैं वो वैसी चीज़ लिखता हूँ जो सूट करे नरेटिव को तो मैं लीडर हो गया, या मैं इवेंट में तिरंगा हाथ में पकड़ दूँ तो मैं लीडर हो गया। ऑल्टरनेटिव कश्मीर में इमर्ज ऑर्गेनिकली इवॉल्व होगा। ठीक बात। वो अंडरस्टैंडिंग से इवॉल्व होगा और ज़मीनी सतह से इवॉल्व होगा। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे आइडिया ऑफ इंडिया इतना एम्पावरिंग, इतना इमेंसिपेटिव और इतना प्रोग्रेसिव लगता है कि ऑल्टरनेटिव ज़रूर इमर्ज होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं बहुत ज़हीन हैं, वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, वो अपने आने वाले कल को बदलना चाहते हैं, और ख़ासकर वो अपने बच्चों को वो एक फ्यूचर देना चाहते हैं जो शायद हमने ना देखा। तो बिल्कुल इवॉल्व होगा, बिल्कुल इवॉल्व होगा। और जुनैद मट्टू बनाए नहीं जाएंगे, बल्कि जुनैद मट्टू को देख करके उनसे प्रेरणा लेके बहुत सारे कश्मीरी युवा इस तरफ आएंगे। मैं एक और छोटा सा जल्दी से ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद मैं कुछ ऑडियंस के जल्दी से सवाल लूँगा और एक आखिरी राउंड होगा। समय कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जो बचे हुए मुद्दे हैं हम उनको जल्दी डिस्कस कर सकें इस छोटे से ब्रेक के बाद। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी, जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी, ऐसी बात में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। दूरदर्शी थी बापू की दृष्टि, ग्राम स्वराज से हो संपन्न गांव की सृष्टि। बापू के सपने को साकार करने के लिए 15 अगस्त 2019 को एक मिशन शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसका लक्ष्य है 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में, स्कूल में, आंगनवाड़ी में, आश्रम शालाओं में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना।
इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी करेंगे ग्राम सभा, पानी समिति और सरपंचों के साथ जल जीवन संवाद, जिसमें जुड़ेगा प्रत्येक गांव और हर एक गांववासी और चर्चा करेंगे कि कैसे सरकार की मदद से गांववासी कर रहे हैं अपने ही गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। जुड़िए इस जल जीवन संवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 2 अक्टूबर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बदलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं, और इससे पहले कि आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर की कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं, वहाँ के आम लोग जो हैं इस बदलते कश्मीर पर क्या सोचते हैं, आइए एक बार उनको भी सुन लेते हैं। तामीर तरक्की के हवाले से जो काम हुए हैं उस मामले में मैं कहूँगा कि काफ़ी फ़र्क आया है यूटी के बाद। ख़ासकर जो है सरपंचों, पंचों, बीडीसीज़ को जो डायरेक्ट पेमेंट आया है उनके अकाउंट्स में, और उन्होंने वो अपने हिसाब से डिपार्टमेंटों से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से एस्टिमेट मांगने के बाद उनकी जो भी सरकारी फॉर्मेलिटी होती है, टेक्निकल होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, वो करने के बाद ग्राम सभा बुलाने के बाद प्लान सबमिट किया। उसके बाद जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई है, टेक्निकल सैंक्शन मिल गई है, और ग्राउंड पे वो काम दिख रहा है। जी, आर्टिकल 370 एंड 35A हटने के बाद कश्मीर में जो है काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे पहली बार पंचायत को एक बहुत बड़ा दर्जा जो है वो मिल गया। पंचायत को जो है उसको एम्पावर करा गया ग्रास रूट लेवल के ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर ऐसे चुनाव हमने देखे, और आपने देखा कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल किलिंग नहीं हुई, यहाँ पे कुछ हालात ख़राब नहीं हुए। दैट मीन्स कि ये एक अपने आप में एक चीज़ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आर्टिकल 370 और 35A जिसको एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त 2019 में, तो लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं और हम लोग बहुत मुतमईन हैं। जब से धारा 370 ख़त्म हुआ, 35A ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे इलाके में खासकर इस बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट के काम काफ़ी शदोमत से शुरू हो गए हैं। अभी हमें बहुत खुशी की हो रही है कि यहाँ जो जिला टनल बन रहा है, तो उससे भी हमें कारोबार जो है तकरीबन 9-10 महीना वो चलेगा। तो जैसे हमें रोड की वजह से हमें कम से कम 6 या 7 महीना अपना यहाँ सीज़न होता था। अब जैसे इंशाल्लाह अपना जो हमारी टनल तैयार हो जाएगा तो हमें कम से कम मुझे लगता है 10-11 महीना काम चलेगा हमें। जब से लद्दाख में यूटी मिला, बहुत अच्छा मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का लोग भी अच्छा है, बहुत बढ़िया लोग है, सरकार भी अच्छा है। जब से सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बने हैं, पंचायत के लिहाज से काम ठीक चल रही है। जैसे हमारा मनरेगा ठीक चल रहा है, 14 FC की काम चल रही है, बैक टू विलेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ JNK ने 10-10 लाख रुपए दिए थे हल्के के लिए, उसकी काम चल रही है। उसके बाद 23 लाख आए थे हर पंचायत को, या हमारे पास 25 लाख आए थे, या डीडीसी के पास 1.25 करोड़ रुपया आया था, तो उसकी काम चल रही है अच्छी तरह से। मुझे लगता है कि इस दौर में जितनी काम पंचायत के लिहाज से इलाके में हो रही है, तो इससे पहले इतनी काम कहीं नहीं हो रही थी। लोगों को ये पता नहीं था। इस वक्त जो है हर एक काम के लिए कानून बना है, चाहे पंचायत हो, चाहे कोई भी महकमा हो, जहाँ पर भी जो भी पैसा सरकार का आता है लोगों में खर्चा होता है। पहला ये जो ऐसा नहीं होता था, पहला जो ये पिछले जो सरकारें थे, यहाँ पर PDP थे, NC थे, वो खा जाते थे, लोगों तक नहीं पहुँचता था। अभी हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, अभी जो लोगों तक पहुँच रहे हैं, गरीबों तक पहुँच रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर जो लोग, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जो अकाउंट में पैसा आता है, वो आराम से अपने घर में बैठकर वो निकाल रहे हैं, उनको सफ़र नहीं करना पड़ता है। तो ये आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग आवाज़ें थी जो वो क्या सोच रही हैं, और हमारे साथ यहाँ पर पैनल लगातार बना हुआ है। मैं पैनल के पास जाऊँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। हाँ, यूसुफ हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। मैं आता हूँ सर आपको। यूसुफ हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत यूसुफ जी। अशोक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र साहब, जुनैद साहब, चंद्रमोहन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हाजिर हुए जम्मू कश्मीर पर बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और लोगों के सवालों का सामना करने के लिए। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत आप लोगों ने दिखाई। जब जुनैद साहब बात कर रहे थे
कि हवा कदल की बात की उन्होंने, मंदिरों की बात की उन्होंने, तो मैं 20 साल पहले चला गया, लगभग 19 साल पहले, क्योंकि 2002 के विधानसभा चुनाव में मैं 2 महीना मैंने कवरेज किया और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में गोगजी बाग का एक लाइव एनकाउंटर दिखाया था सबसे पहले टीवी पे 3.5 घंटे लाइव। वो मुझे वो सारी यादें ताज़ा हो गई, हवा कदल में किस तरह मंदिरों की बेहुरमती थी और पड़ोसी किस तरह अपने पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे एक कश्मीर के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनका जो सवाल है, जो डर है कि भाई कैसे हम हैं गारंटी चाहते हैं, और आपने जुनैद भाई बहुत अच्छी बात की कि जो वहाँ रह रहे हैं, यानी कश्मीर की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है उन लोगों को जो वहाँ से छोड़ के मजबूरी में उन्हें छोड़ कर आना पड़ा। तो ये पहल आपने जो की है ये बहुत ज़बरदस्त पहल है, और आइडिया ऑफ इंडिया का जो आपने एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, इसके लिए आप तहे दिल से पूरे देश की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरा सवाल ये है, यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें हुई कि भाई जम्मू कश्मीर के बीच रास्तों की मरम्मत हो रही है, जिससे जम्मू और कश्मीर के बीच का जो सफ़र है उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि जो दिलों की दूरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं। जैसे रास्ते की मरम्मत हो रही है वैसे राब्ते की मरम्मत की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई यहाँ रहते हैं, दिल्ली में हमारे बीच रहते हैं, परेशानियाँ झेलते हैं। मैंने कई कैंप देखे हैं, टेंटों में रहते हुए देखा है, टेंट पे चलते हुए स्कूल मैंने देखे हैं पिछले 25 साल से, मैं भी दिल्ली में हूँ। तो जितेंद्र साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म इवॉल्व किया जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनके साथ जो कश्मीर घाटी में लोग रहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के, उनके बीच कोई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का एक सिलसिला शुरू हो, ताकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उन्हें इनकी तरफ से गारंटी मिले और एक इनकी घर वापसी के का रास्ता खुले। तो इस पर अगर कुछ कर सकते हैं तो उस पर बताइए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक दो और जल्दी से। हाँ जी, एक हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही हो तो दरअसल जब कश्मीर में बदलाव की बात करते हैं तो एक तो बदलाव है नेतृत्व का, जिसे हम देख रहे हैं कि 278 डीडीसी मेंबर हैं, 276 बीडीसी मेंबर्स हैं और मेयर्स भी आए हैं। और दूसरा एक समाज का बदलाव की बात करें तो समाज में क्या ये प्रश्न मेरा मुझे लगता है जितेंद्र सिंह जी से पूछना गलत होगा, क्योंकि इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। बारी आप मेयर्स की हैं कि जब मैं कश्मीर जाऊं और लाल चौक पर अगर मैं कहवा पीऊं और वो फ़ोटो अपलोड करूं तो मेरे कमेंट में कोई ये तो नहीं लिखेगा कि बी सेफ इन कश्मीर। ये भावना जो भारत से अन्य देशों, भारत के दूसरे प्रांत से लोग दूसरे जगह जाते हैं, वो उनको ऐसा कमेंट नहीं मिलता है। ये कमेंट क्या हमें श्रीनगर में अब नहीं मिलेगा? ठीक है, जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी अपनी बात रख लें। कुछ युवा भी अगर अपनी बात रखना चाहें तो जी। आज विश्व वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक वरिष्ठ नागरिक नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। सामाजिक समरसता पे मैं 2 बात कहना चाहूँगा। मैं सामाजिक समरसता का काम करता हूं जी। मैं दिल्ली में निवास करता हूं और विधर्मियों ने जो हमारे देश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया और नाम दिया यहाँ वाल्मीकि, वहाँ लाल बेगी नाम दिया। वो लाल बेगी और वाल्मीकियों में सामाजिक समरसता लाने के लिए जो काम किया, मैं 5 अगस्त 2019 से जो आज़ादी आई, मेरे को असली आज़ादी मुझे मिली है। मैं सामाजिक समरसता का एक अंग हूँ और मैंने बहुत खून का घूंट पिया है। और वो हमारा जो मैं जानना चाहूँगा सामाजिक समरसता के संदर्भ में कितने लोग पंचायत में हैं, कितने लोग विधायक हैं। वो हमारे लोग जो वहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, पंचायत में जाने चाहिए, विधायक में जाने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, वकील बनने चाहिए। आपका अभिनंदन, आपका ठीक है सर। एक युवा की तरफ से जल्दी से अपना, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में अपने सवाल जी। मेरा सवाल जुनैद जी से है कि क्या पहले की तरह भी, पहले जैसे अनसेफ थी वहाँ की जम्मू कश्मीर की बेटियाँ, तो क्या अभी भी उनको वैसे ही अनसेफ फील कराया जाएगा या अब उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाएगी? ठीक है, एक और युवा शायद कुछ पूछना था, जल्दी से। मेरा सवाल डॉक्टर जी से है। डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, बीजेपी पार्टी को 75 वोट मिले, 75 सीटें मिली थी, लेकिन अब बीजेपी पार्टी का क्या ऐसा जो पकड़ रहेगी कि जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह वो अपनी पकड़ मजबूत कर पाए? क्या कदम उठाएंगे आप ऐसा? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इन सवालों के जवाब ले लेते हैं और साथ साथ आपके आखिरी कमेंट भी होंगे डॉक्टर साहब। अब ये
बहुत सारे विषय आगे दिया चीजें आ गई जी। और जैसे यूसुफ साहब ने कहा रास्ता राबता, उर्दू में दो लफ्ज अलग अलग है, सुनने में अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा सा शायराना भी लहजा है, लेकिन रास्ता और राबता का रिश्ता है क्योंकि रास्ते से ही राबता भी बनता है कि मकाम राह में कोई जचा ही नहीं कि कुएं यार से निकले तो सुए यार चले, जो फैज ने कहा। बहुत बढ़िया। तो रास्ता और राबता अलग नहीं है, और ये जो 5 घंटे का रास्ता बनेगा वो राबता भी कायम करेगा। जहाँ तक आपने कहा कि कैसे नज़दीकी होगी, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ और बड़ी नुमाया है, जिसका आजकल मिसाल भी दी जाती है। 7-8 साल मुझे मौका रहा, मोदी जी ने मुझे नॉर्थ ईस्ट के लिए भेजा। जब हम नॉर्थ ईस्ट में 2014 में पहुँचे तो आलम ये था कि दिल्ली से अगर कोई मिनिस्टर या नेता जाता तो अखबार में खबर आती मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया। कश्मीर में ऐसी हालत नहीं थी, और आतंक भी उस शिद्दत का था। ये यहाँ वाला आतंक नहीं था कश्मीर वाला कि एक भाई KS अफसर है, दामाद टीचर है, खुद आतंकी हूँ, साथ ही सिफारिश करता हूँ सेक्रेटरी को कि मेरे दिमाग की ट्रांसफर कराओ। वहाँ आतंक तो अंग्रेजों के वक्त का चल रहा था, और जब सरकारी गाड़ी नीचे से जाती तो पहाड़ियों के ऊपर से फायर किया जाता था, ये जतलाने के लिए कि हमारी मौजूदगी दर्ज कीजिए, हमने आपको बख्श दिया। उस आलम में हम वहाँ पहुँचे। 5-5 महीने जुनेद साहब रोड ब्लॉकेट रहता था, बेबी फूड तक की किल्लत। कश्मीर में उस तरह का आलम नहीं। लेकिन आज देखिए क्या हुआ, ये रास्ते बने। 3-4 रियासतें ऐसी थी जहाँ रेलवे किसी ने ट्रेन नहीं देखी थी, आज वहाँ दिल्ली से सीधी रेल चलती है, अरुणाचल मेघालय जहाँ कहीं था नहीं, हर रियासत में हवाई अड्डा है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ ही सी पीस एंड डेवलपमेंट हैव अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं है तो कुछ नहीं जी, पीस हो। व्हेन पीस इज डिसरप्टेड द डेवलपमेंट सफर्स, व्हेन डेवलपमेंट डज नॉट हैपन इट लीड्स टू अनरेस्ट। ये दोनों चीज़ों का कहीं ना कहीं रास्ता जोड़ता है। कश्मीर का जो ताल्लुक है, जो आप आइडिया फिडिया की बात कर रहे थे जुनेद साहब ने की, बेसिकली हुआ क्या है, हम अगर इसको एक वैज्ञानिक शोध से देखें, 1990 और 2021 की दुनिया भी अलग है, हिंदुस्तान भी अलग है, सारा माहौल बदल गया। अगर मैं अपने बच्चों को पुरानी कहानी सुनाऊंगा तो सोचेंगे पता नहीं कौन से युग की बात कर रहा है, ये ऐसी झूठी कहानी सुना रहा है। मेरा उस गांव से ताल्लुक है जहां चिट्ठी पहुंचने में 15 दिन लगते थे जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, और वो डाकिया जाता नहीं था, वो कहता था पहाड़ कौन चलेगा देने, तो वो हम 3-3 4-4 चिट्ठियां डाल देते कि वो कहे भाई बहुत सारी डाक आई है तो अब जाऊंगा। अब वो माहौल बदला है, अब और जहनियत बदली। IQ था लेकिन इंफॉर्मेशन की कमी थी। 19 में जब सब कट ऑफ हो गया तो कश्मीर का युवा बिल्कुल कट ऑफ हो गया। अखबार नहीं पहुंचता था, टीवी तब नया नया दूरदर्शन था और कोई था नहीं, वो भी बंद हो गया। अब उसके पास वही इंफॉर्मेशन के साधन उपलब्ध हैं जो हिंदुस्तान में किसी और को हैं, इसीलिए वहां से इतनी भारी संख्या में टॉपर्स आ रहे हैं। अनंतनाग का वो लड़का आपका अथर, सेकंड टॉपर, वो तो आतंक प्रभावित ज़रा था, क्योंकि मैं डील करता हूँ लबासना एकेडमी के साथ, मसूरी के साथ, तो 20 टॉपर्स के साथ हर साल बैठने की मैंने ही प्रथा शुरू की 2000, उससे सीखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कश्मीर के युवा की सबसे बड़ी बात अब हुआ क्या है। अच्छा, उसी दौरान हिंदुस्तान बोला इंडिया टुडे इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ओनली फॉर इंडियंस, फॉर द इंटायर वर्ल्ड। और बहुत जल्द आप देखना इट विल बी द फेवरेट बिजनेस डेस्टिनेशन पोस्ट कोविड समय में, जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी। दुनिया जब हिंदुस्तान की तरफ, खासतौर अब मौके किसके लिए होते हैं, नौजवान के लिए, बुढ़ापे के लिए तो नहीं है ना। तो नौजवान इस बात को समझने लगा है, और कश्मीर का नौजवान भी समझता है कि अगर उसको कहीं मौके नसीब होंगे तो पाकिस्तान में तो होंगे ही नहीं, हिंदुस्तान में ही होंगे। सियासी मौके भी यहीं पे हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, ख़ासतौर जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, यही एक पार्टी है जहां मेरिट को, मेहनत को कहीं ना कहीं मान्यता मिलती है। तो इसलिए द यूथ इज इंटेलिजेंट इनफ नॉट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। उसका स्टेक है,
ठीक, सिर्फ ये आइडियोलॉजी की बात नहीं मैं कर रहा, आइडियोलॉजी तो ठीक है, वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बदले, लेकिन यूथ हमेशा आइडियोलॉजिकली नहीं जुड़ता, स्टेक के साथ जुड़ता है। जब उसका स्टेक जोड़ दो, आज देखिए नॉर्थ ईस्ट की मैंने बात की, एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट का बच्चा बाहर आने से डरता था जी, उसको तरह तरह के छेड़छाड़ होती थी दिल्ली में। आज आप हैदराबाद और चेन्नई में जहाज में बैठिए, क्रू आपका नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक बात। तो ये माहौल बदलेगा और मुझे यकीन है अगले 5 साल में कश्मीर विल बी ए फ्रंट लाइन फेस ऑफ इंडिया। बिल्कुल, इसमें कोई दौरान नहीं। 30 सेकंड में आपके आखिरी कमेंट, फिर मैं नामगैल जी के पास, समय बहुत कम है। जुनैद साहब, वुमेन सेफ्टी पे हम काम कर रहे हैं और वो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपने लाल चौक में कहवा पीने की बात की, कमेंट, देखिए कमेंट आएगा गलत, लेकिन आज पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे। आज पहली बार 15 अगस्त के दिन लाल चौक में जश्न था, बंद नहीं था। जो आपका तिरंगा था, घंटाघर है, हमने करवाया था उसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, और मुझे याद है वन सीनियर पुलिस ऑफिसर टोल्ड मी आप वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा आई विल गो देयर एंड आई विल डांस देयर एंड आई डिड। मुझे लगता है जो द क्रक्स ऑफ द कॉन्क्लेव इज दैट उम्मीद है, मैं बार बार कश्मीर में भी लोगों को कहता हूँ कि हमारे कुरान पाक में भी लिखा है कि नाउमीदी कुफर है, होपलेसनेस इज अ सिन, द ओनली वे टू लिव इज विथ होप। कि जो हुआ, जो कश्मीरी पंडित भाई बहनों को एक एक्सपीरियंस करना पड़ा, इतना एक ट्रॉमेटिक इवेंट, बेघर होना पड़ा, या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनने भी क्या सहा, जो हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस है उनने कितनी कुर्बानियाँ दी, हमने कितने लॉसेस देखे इतनी डेकेड्स में, इकोनॉमिक, सोशल अपहीवल कितना हो गया, मेरिट ख़त्म हो गया, मेरिटोक्रेसी ख़त्म हो गई, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उनको मानना है, उनको अप्रिशिएट करना है, सब कम्युनिटीज़ की कुर्बानियाँ हैं, लेकिन इन सब को अप्रिशिएट करके हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और एक सेंस ऑफ ओनर्स खुद में लाना है, लीडरशिप में लाना है। सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर में, एक बोल्ड लीडरशिप की ज़रूरत है, बोल्ड, फोर्थराइट और अनएम्बिगुअस। वो वैसी लीडरशिप नहीं कि फारूक साहब ममता बनर्जी वाले स्टेज पे जय हिंद बोले, यहाँ पे वो लेपल लगाए, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर में टंगडार जाए और वहाँ बोले देखिए पार्क की सड़कें अच्छी हैं, हमसे 47 में गलती हो गई है। अब इन दिस एज ऑफ मीडिया वो कॉन्ट्रडिक्शंस और वो दिख जाता है, लेकिन 30 साल पहले पता ही नहीं लगता था। टंगडार वाले को लगता था फारूक साहब तो पाकिस्तानी है, तो वेस्ट बंगाल में वो हिंदुस्तानी बनते थे, वो टंगडार वाले को पता नहीं होता था, वो दूसरे दिन बच्चे को बोलता था तुम जाओ आगे वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाओ पार। तो जो फारूक अब्दुल्ला कह रहा है, तो अब आप कई चेहरे रख के नहीं जी सकते। बिल्कुल। तो वो एम्बिग्विटी, द रूम फॉर दैट एम्बिग्विटी हैज टू गो, यूर आइदर दिस और यूर दैट, क्योंकि हमारी एम्बिग्विटी का खामियाजा हमारे बच्चों ने उठाया, हमारी जनरेशन ने उठाया, हम अपनी आने वाली पौध को वो खामियाजा नहीं उठाने देंगे। कोई एम्बिग्विटी हमारे नेशनलिज्म में, कोई एम्बिग्विटी हमारी आइडेंटिटी में नहीं होनी चाहिए। विद इन द आइडिया ऑफ इंडिया यू कैन अग्री टू डिसअग्री, बट आपको आगे यू हैव टू गो, you have to look at the future with hope and give your children a future जो हमने नहीं देखा। बिल्कुल, ये तो है। उम्मीद है चंद्रमोहन जी, डेवलपमेंट के, क्योंकि हम बार बार हमने एक विषय पर बहुत गहराई से नहीं बात की, लेकिन जल्दी से आप संक्षेप में अपनी बात की, जो ये जो 3 टायर वहाँ पे सिस्टम है डेमोक्रेसी का, ये वहाँ पर बहुत फंटास्टिक काम कर रहा है, आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं अगर बात करूँ अमरनाथ यात्रा की, तो आज डॉक्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे चंद्रकोट में रामबन के साथ 3500 लोगों के लिए वहाँ एक अकोमोडेशन बनी है, यात्री भवन बना है। इसके साथ पंथा चौक में अभी अमरनाथ श्राइन बोर्ड का वहाँ पे जगह मिली है, वहाँ उनका कार्यालय बनेगा, वहाँ भी लगभग 3000 लोगों का अमरनाथ यात्रियों का वो बनेगा। जो इससे ये क्या होगा कि जो हम पास आने की बात कर रहे हैं, इससे लोग पास आएंगे, लोगों का विश्वास बनेगा। इसी तरह अगर जम्मू की बात करूँ, बालाजी का मंदिर आज वहाँ जम्मू में बनने जा रहा है, लगभग 27 करोड़ उसमें लागत आएगी, 7 करोड़ उसमें और अलाइज होगा, और वो उससे क्या होगा 1 लाख यात्री रोज जम्मू में आएगा, उससे भी एक सेटअप बनेगा। इसी तरह अगर बात करूं तो जो अमृतसर हमारा बाघा बॉर्डर है, जहां पर वो परेड होती है, आपको सुनकर खुशी होगी कि कल से वो जम्मू जो सेतगढ़ बॉर्डर है वहां भी शुरू हो रही है। इससे भी एक नया दौर जो है डेवलपमेंट का शुरू हो रहा है, वो से काम शुरू हो रहे हैं। इतना पिछले विंटर में मैं कश्मीर की बात करूं तो इतना टूरिस्ट आया है। आप गुलमर्ग में, मैंने मट्टू साहब यहाँ बैठे मेरे साथ, मैंने इनको फ़ोन किया था, मेरी एक फैमिली जम्मू आपने जहाँ दिल्ली से वहाँ वो गुलमर्ग जाना चाहते, इनको मैंने बोला रूम करा दो, ये भी बेबस हुए, कहते रूम नहीं है, नहीं मैं नहीं करवा सकता। पहले मुझे कहते कोई काम हो। उसके बाद मैंने बशीर खान साहब जो हमारे टूरिज्म के वो एडवाइज़र हैं, मैंने उनको भी फ़ोन लगाया,
वो कहते हैं हाँ करवा दो, फिर वो भी नहीं करवा सके। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है 32 साल के बाद, लोग रूम नहीं मिला है, लोग गाड़ियों में सोए हैं, लोग बाहर सोए हैं। इस तरह का ये अमरनाथ यात्रा भले नहीं हुई है, अमरनाथ यात्रा नहीं हुई, फिर भी आज कश्मीर में इतना टूरिस्ट है कि वो आपको रूम नहीं मिल रहा है। पर इसी में वहां पे ट्रैफिक ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो डल के पास बिल्कुल जाम लग जाता है, इतने लोग पहुंचते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इतना टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आएगा, जितनी वैष्णो देवी की मैं अगर बात करूँ 1 करोड़ यात्रा आती है, जम्मू में आती है, हमारा वहाँ वो जो सर्कुलर बॉर्डर है, बाकी डेवलपमेंट के काम है, आर्टिफिशियल लेक जम्मू भी बन रही है, वो भी सब टेंडर हो रहे हैं, तवी रिवर फ्रंट बन रहा है। जम्मू कश्मीर में इतना टूरिस्ट आएगा, जम्मू कश्मीर एक ऐसा हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है। मैं ये बात कहता हूँ बार बार। इतना जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई हैं, वो जो जिस बात की बात कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, पूरा विश्व भी जब कश्मीर की तरफ तो आप भी जाएंगे, आप भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। नामग्याल साहब, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला और मान सम्मान भी मिला लद्दाख के लोगों को, ऐसा लग रहा है। और क्या चाहिए लद्दाख को? आपको क्या लगता है आगे का रास्ता? अशोक श्रीवास्तव जी, मैं आपको बता दूं, आगे का रास्ता लद्दाख का बहुत क्लियर है, ब्राइट है। और ख़ासकर मैं इन संक्षेप में आपको ये बता सकता हूं, इन शॉर्ट, आज पूरे इंडिया में लद्दाख इज़ द ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग स्टेट्स। बहुत बढ़िया। चाहे यहाँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या इंटरनल एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, हर चीज़ को लेके लद्दाख जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग एक स्टेट है। बॉर्डर इलाका है, हमेशा बॉर्डर के प्रति लोगों का चिंता रहता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये बता दूं, बॉर्डर वेल सिक्योर्ड है। आज के सरकार ने इंडियन आर्मी को इतना कॉन्फिडेंस दिया है, चाहे तुर्तुक के थंग विलेज जो 0 विलेज है, वहां पे आज टावर लगाने का काम चल रहा है 4G का। शुशुल, डेमजोक, चुमुर, ये सारा जो है मीडिया में हर रोज आते थे। वहां पहले ना इंटरनेट का, ना टेलीकम्युनिकेशन का, ना एजुकेशन का कुछ सेक्टर नहीं थे, लेकिन आज इस सरकार ने वहां भी 4G इंटरनेट लगाने का जो निर्णय लिया है, ये सारे पे अभी काम चल रहा है। उससे क्या होगा, हमारे बॉर्डर पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, बॉर्डर पे फैसिलिटीज मिलेंगे, हमारे लोग बॉर्डर पे बैठेंगे, तो सिविलियन जो है वहां बॉर्डर के एक फास्ट लाइन गार्डिंग जो आर्मी है, वो सारा वहां बैठेंगे, प्लान रुकेंगे, माइग्रेशन रुकेंगे, तो हमारा देश का बॉर्डर भी सुरक्षा होगा। ये सारा ध्यान में रख के आज के सरकार काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं लद्दाख का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है सुनकर ये लद्दाख के बारे में, आप जैसे युवा सांसद जब ये सब बातें बताते हैं। डॉक्टर साहब, समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक मेरे मन में जो है ना, मैं लालच है थोड़ा, एक छोटा सा सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, उसी से मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। आपकी पार्टी जो है बीजेपी, अगर मैं उसके संदर्भ में बात करूं, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उधमपुर के उसी रास्ते से, जब एक ज़माने में कश्मीर जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। वो वहाँ से गए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया से वो गए, और उसके बाद उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। आपको क्या एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि जिस चीज़ के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, वो आप लोग उसको अचीव कर पाए? आज बदलता जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिख रहा है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया, चूँकि उस विषय पर हम आए नहीं थे, ना केवल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बल्कि एक सेंस ऑफ प्राइड एंड ग्रेटिफिकेशन। और आपने ठीक कहा, जिस दिन संसद में बहस हुआ था 370 को लेकर के, तो मैंने आरंभिक मेरा वाक्य ये था कि जब 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रात अमृतसर गुजार कर आए थे वो, और पठानकोट से होते हुए लखनपुर से जब उन्होंने प्रवेश किया था, और उनको पहले कहा भी गया था कि वो धोखे से अरेस्ट हुआ था, ये उनको किसी ने आशंका दी थी, तो उन्होंने एसएसपी से बात की, तो जो गुरदासपुर के थे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी योजना नहीं है, यू कैन गो अहेड। लेकिन जैसे ही वो पुल पर पहुंचे और जैसे हिंदुस्तानी इलाके में आए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, तो वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। अगर वो वहाँ होते तो हैबियस कॉर्पस लग सकता था। बहरहाल, तो जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उन्होंने ये बात मैंने संसद में कही, तो उन्होंने कहा था, अटल जी उनके साथ थे, तो युवा थे, तो उन्होंने कहा, अटल गो एंड टेल दी वर्ल्ड श्यामा प्रसाद हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट, क्योंकि एंटर हो गए थे। तो मैंने कहा अगर आज श्यामा प्रसाद जिंदा होते तो कहते गो एंड टेल दी वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370।
तो ये एक 3 पीढ़ियों की कुर्बानी, जद्दोजहद, निरंतर संघर्ष के बाद और उसी रास्ते से होते हुए गुजरा वो। और मुझे फख्र है इस बात का कि चनैनी नाशरी का जो टनल एशिया का सबसे लंबा टनल है, मेरे आग्रह के बाद मोदी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और वो पहला सरकारी प्रोजेक्ट है जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडियंस लीडर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। और ना सिर्फ राजनीति में, एकेडमीज में देखिए तो 34 साल की उम्र में जब 4 केवल विश्वविद्यालय होते थे हिंदुस्तान में, उस वक्त उनको वाइस चांसलर बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया। तो ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरा जेएनयू में भाषण हूँ, जेएनयू वाले कहने लगे साहब यहाँ श्यामा प्रसाद के नाम पर प्रोटेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं विषय ऐसा लूंगा जिसमें प्रोटेस्ट हो नहीं सकता। तो मैंने विषय लिया श्यामा प्रसाद एज एकेडमिशियन। वही अपने में एक भंडार है साहब। तो उस इलाके से गुजरते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आगे गए थे और फिर 40-42 दिन के बाद वहां पर उनका संदिग्ध परिस्थितियों में स्वर्गवास हो गया, जिसकी पूरी तरह तहकीकात भी नहीं हो पाई। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने एक ऐसी नींव रखी जिससे अगले 3 पीढ़ियों को एक प्रेरणा मिली भारतीयता को जिंदा रखने के लिए। और मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की है, तो जो रियल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के बारे में तो गांधी जी ने खुद ही कहा था कि ये फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है, इसको डिसबैंड कर दो। तो नहीं किया तो आप देख रहे हैं खुद ही डिसबैंड हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही, क्योंकि अब हमने धीरे धीरे उस लेगेसी को मोदी जी के नेतृत्व में रिवाइव करने की कोशिश की है, लेकिन वो अंडररेटेड रहा। और मुझे फख्र है कि मेरा ताल्लुक, मेरी वाबस्तगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि रही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बलिदान बहुत हुए हैं, लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए। जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर सेना ने बहुत बलिदान दिए हैं, लद्दाख की सीमा पर बहुत भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने बलिदान दिए हैं। इन सब बलिदानों को हम नमन हमेशा करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो युवा हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी आशाएं हैं, उस दिशा में हम कदम उठाएं ताकि ये एस्पिरेशंस पूरी हों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बदलाव के एक लंबा रास्ता अभी हमें तय करना है और उस दिशा में हम निकल चुके हैं। बदलाव दिख रहा है और बदलाव होंगे और हम फख्र से कह सकेंगे कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो बदल चुके हैं, कुछ समय बाद वो माहौल भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का, जुनैद साहब, चंद्रमोहन जी और नामग्याल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लद्दाख से हमारे साथ जुड़े। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। तो आज डीडी कॉन्क्लेव और तमाम हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, हमारे पैनलिस्ट, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस कॉन्क्लेव में इतना ही, लेकिन ये सीरीज चलती रहेगी, कुछ और विषयों पर हम आएंगे और कुछ और विषय आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।